मेरे प्यारे प्यारे सीएमए इंटर के पढ़ाई पगलूस, कैसे हो आप? वेलकम टू द ब्रांड न्यू लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1, शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। पिछले वाले सेशन में हमने थ्योरेटिकली बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी। आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आपने वो लेक्चर एकदम ध्यान से और सिंसियरिटी के साथ में देखा होगा, ताकि आपको ये पता रहे कि जब भी कंपनी शेयर इश्यू कर रही है तो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, कंपनी कैसे प्राइस फिक्स करती है, कंपनी कैसे पैसे मंगवाती है, कंपनी कितने टाइप के शेयर्स इशू करती है, कंपनी का शेयर कैपिटल कितने टाइप का होता है। ये सब चीजें आपके दिमाग में फिट रहे। आज का हमारा सेशन बहुत ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर का मेजर 2 एजेंडा रहने वाला है। पहला एजेंडा रहने वाला है कि हम लोग अकाउंटिंग के बेसिक्स को रिवाइज करने वाले आए। क्यों मैम, क्यों आप क्यों दिशा मैम का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो? क्यों दिशा मैम के पेट पे लात मारना चाहते हो? हमें सीएमए इंटर ग्रुप 1 में दिशा मैम ने एकदम झकास तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया है, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए हैं, फिर आप क्यों पढ़ा रहे हो? पहली बात तो मैं पढ़ा नहीं रही हूं, मैं रिवाइज करवा रही हूं। दूसरी बात कि मुझे दिशा मैम पे 200% भरोसा है कि उन्होंने आपको जबरदस्त पढ़ाया होगा, लेकिन उससे ज्यादा मेरे को आप पे भरोसा है कि आप वो सब भूल चुके होंगे। क्योंकि जैसे रात गई बात गई होता है, वैसे ही एग्जाम गई और हमारा कंसेप्ट हमारे दिमाग से निकल जाता है। और मुझे इस चैप्टर के लिए या आने वाले सारे चैप्टर्स के लिए आपका बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग रिवाइज करवाने वाली हूं, मैं कुछ भी पढ़ाने वाली नहीं हूं, क्योंकि वो सब्जेक्ट कोरली दिशा मैम का है और मेरा सब्जेक्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का है, विच इज अ स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट। पर इस स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट के लिए बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं फटाक से 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो मैं आपको पढ़ा दूंगी, मतलब वो मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। पहला एजेंडा ये। दूसरा एजेंडा कि हमें हमारा एक्चुअल चैप्टर चालू करना है, विच इज द अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स। तो ये वाला जो सेशन है वो आपको 200% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखना है। जब मैं आपको लिखने बोलूंगी तब आपको लिखना है, जब मैं आपको ध्यान देने बोलूंगी तब आपको सिर्फ और सिर्फ मुझे देखना है और स्क्रीन को देखना है। क्लियर? तो चलिए भैया, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ आवर बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। चलिए हम लोग फटाफट से बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि बताइए अकाउंटिंग शुरू कब होती है? व्हाट इज द ट्रिगर पॉइंट ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग? तो मैम, जब भी ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, जब भी ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, उसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और उस रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया को बोला जाता है अकाउंटिंग। मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो कभी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, बिल्कुल सही। और जब भी हम कोई अकाउंटिंग करते हैं तो वो शुरू कहां से होती है पता है आपको? जब भी कोई अकाउंटिंग करना है, सुनो, ट्रांजैक्शन होगा तो अकाउंटिंग करना है, अब अकाउंटिंग भी तो कहीं से शुरू करना पड़ेगा। तो जब भी हम अकाउंटिंग शुरू करते हैं वो शुरू होती है जर्नल एंट्री से। कहां से शुरू होती है? जर्नल एंट्री से। जर्नल एंट्री को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? सबसे पहले वो रिकॉर्ड होगा जर्नल में। कहां रिकॉर्ड होगा? जर्नल में। और हम जो चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स, उसमें भी हमें जर्नल एंट्रीज ही मारनी है। मतलब अपने को और कुछ नहीं करना है। बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट क्या रहेगा, आगे के अकाउंट्स में इसका इफेक्ट क्या होगा, हाँ, अपने को सीधा बताना है कि भैया शेयर कैपिटल का ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी। तो मेरे प्यारे मुन्ना, मेरे को एक बात बता, अगर अपने को पूरा चैप्टर ये जर्नल एंट्री पे बिताना है तो तुम्हारा दिल नहीं बोल रहा क्या कि हमें एक बार फटाफट से मैम जर्नल एंट्री के बेसिक्स को रिवाइज करवा दो? बिल्कुल, और वही तो करवाने में बैठी हूं यहाँ पे। तो मेरे प्यारे मुन्ना, जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो, जब भी तुम कोई ट्रांजैक्शन करते हो, उस ट्रांजैक्शन के होते हैं 2 इफेक्ट्स। हर ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं? 2 इफेक्ट्स। और ये 2 इफेक्ट्स 3 पॉसिबल सिनारियोस क्रिएट करते हैं। ये जो 2 इफेक्ट है ना, हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अगर आपको पता है, नहीं पता है तो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है डेबिट का इफेक्ट और एक होता है क्रेडिट का इफेक्ट। ये तो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप सीएमए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो तो, राइट? तो भैया ये 2 इफेक्ट 3 पॉसिबिलिटीज पैदा करती है। ये 2 इफेक्ट 3 पॉसिबिलिटीज में होती है। सबसे पहला इफेक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन का होता है कि या तो आपके पास में कुछ आएगा या आपके पास से कुछ जाएगा।
मैंने अभी तक आपको अकाउंट्स नहीं बताया, मैं आपको सिर्फ पॉसिबल सिनारियोज बता रही हूँ। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा या तो आपके पास में कुछ आएगा या आपके पास से कुछ जाएगा। से फॉर एग्जांपल आप मार्केट में सब्जी खरीदने गए हो, ठीक है, सब्जी खरीदना एक ट्रांजैक्शन है। अब जब आप ये ट्रांजैक्शन करते हो तो आपके पास में कुछ आ रहा है, मतलब आपके पास में सब्जी आ रही है, और आपके पास से कुछ जा रहा है, मतलब आपके पास से पैसा जा रहा है। कुछ आ रहा है या कुछ जा रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये देखो, ये इफेक्ट 1, ये इफेक्ट 2। बोला ना मैंने, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी में कुछ आएगा कुछ जाएगा, दो इफेक्ट हो गए। कुछ आना एक इफेक्ट, कुछ जाना दूसरा इफेक्ट। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाती है मैम कि या तो आपका एक्सपेंस होगा या तो आपको क्या होगी, इनकम होगी, या तो आपको क्या होगी, इनकम होगी। सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि आप सब्जी खरीदने गए हो। अब आप सब्जी खरीद रहे हो, ये आपका एक्सपेंस है या इनकम है? ये आपकी नजरिए से एक्सपेंस है या इनकम है? मैम इट इज एन एक्सपेंस, इट इज एन एक्सपेंस। अच्छा, सब्जी वाले के नजरिए से सोच के देखो, ये उसके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? मैम इनकम है। क्यों? क्योंकि वो पैसे कमा रहा है। तो ये दूसरा पॉसिबल इफेक्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी हो गई जिसके अंदर अगेन दो इफेक्ट है। इफेक्ट नंबर 1 या तो एक्सपेंस होगा, इफेक्ट नंबर 2 या तो क्या होगी, इनकम होगी। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो होती है वो होती है कि या तो कोई कुछ देगा और किसी को कुछ मिलेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि या तो कोई कुछ देगा या तो किसी को कुछ मिलेगा। जैसे सब्जी वाली एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि भैया आपको कुछ मिला है, आपको क्या मिली है, सब्जी मिली है, और आपको किसने सब्जी दी है, सब्जी वाले ने दी है। तो कोई कुछ देगा और किसी को कुछ मिलेगा। सो दीज आर द 3 पॉसिबिलिटीज दैट हैव 2 इफेक्ट्स, दैट हैव 2 इफेक्ट्स। अब ये वाला जो इफेक्ट है, ये जो 2 इफेक्ट है, ये 2 इफेक्ट देने के लिए हमको लगते हैं अकाउंट्स। ये 2 इफेक्ट देने के लिए हमको क्या लगते हैं, अकाउंट्स। ये जो इफेक्ट्स है ना कि कोई कुछ देगा, सॉरी कुछ आएगा कुछ जाएगा, एक्सपेंस होगा, इनकम होगी, कोई कुछ देगा किसी को कुछ मिलेगा, ये इफेक्ट देने के लिए हमको क्या लगते हैं, अकाउंट्स लगते हैं। ये 2 इफेक्ट देने के लिए हमको क्या लगते हैं, हमको लगते हैं अकाउंट्स। और भाई साहब समस्त ब्रह्मांड में ये अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का मतलब होता है अकाउंट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स। क्या बोला जाता है रियल अकाउंट को? अकाउंट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल थिंग्स। मेरे प्यारे मुन्ना हाइपर नहीं होना, यहाँ पे टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है थिंग्स की। मतलब आप कोई भी चीज लेते हो, वेदर इट इज असेट, वेदर इट इज रॉ मटेरियल, वेदर इट इज योर पर्सनल थिंग, आप कुछ भी खरीदते हो, अगर आपके पास में कोई चीज आ रही है, अगर आपके पास में कोई चीज आ रही है, तो अपन उसको काय में क्लासिफाई करेंगे, अपन उसको क्लासिफाई करेंगे रियल अकाउंट में। एग्जाम्पल के तौर पे आप जो हम लोग एग्जाम्पल ले रहे थे, वेजिटेबल, वेजिटेबल ये एक टेंजिबल चीज है, आप देख सकते हो, राइट, महसूस कर सकते हो। दूसरा फर्नीचर, फर्नीचर भी आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। कैश, मेरे को एक बात बताओ, कैश आपके हाथ में होती है? मैं बात कर रही हूँ कैश इन हैंड की, ठीक है, मैं बैंक बैलेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कैश इन हैंड की। आपके हाथ में जो कैश है मैं उसकी बात कर रही हूँ। इट इज अ रियल थिंग। कैश दोगे तभी तो आपको कुछ मिलेगा, कुछ जाएगा, मतलब कि कैश जाएगी, कैश जाने वाली होती है, कुछ आएगा, वेजिटेबल आ रहा है, राइट। तो इन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? इन लोगों को अपन बोलते हैं रियल अकाउंट। इन लोगों को अपन क्या बोलते हैं? इन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट। और जब आप ये रियल अकाउंट को जर्नल एंट्री में मारते हो, जब आप ये रियल अकाउंट को जर्नल एंट्री में मारते हो, तो हमारे कुछ गोल्डन रूल्स है, हमारे कुछ गोल्डन रूल्स है। प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, रूल्स अलग होते हैं। प्रिंसिपल्स में वो सब चीजें आती है, कंसिस्टेंसी, गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, राइट, वो सब आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल में।
गोल्डन रूल्स में देयर आर 3 गोल्डन रूल्स। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए आपको 3 स्पेसिमन एंट्रीज दी गई है कि भैया डेबिट का इफेक्ट क्या रहेगा, क्रेडिट का इफेक्ट क्या रहेगा। तो भैया गोल्डन रूल्स क्या बोलते हैं? फॉर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। जो आ रहा है उसको क्या करो, डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्या करो, क्रेडिट करो। राइट, अगेन 2 इफेक्ट्स, दीज आर द 2 इफेक्ट्स जो मैं आपको यहां पे बोल रही थी। डेबिट इफेक्ट होता है और क्रेडिट इफेक्ट होता है। पॉसिबिलिटी कौन सी? पहली वाली, कुछ आएगा या कुछ जाएगा। एंट्री क्या मारेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजिटेबल वाला एग्जांपल कंटिन्यू करूं तो वेजिटेबल अकाउंट डेबिट होगा, क्यों? क्योंकि वेजिटेबल आ रहा है। और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो दिस वाज अबाउट रियल अकाउंट। मेरे प्यारे मुन्ना, मैं बता रही हूँ, ये सुनने में समझने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैम क्या चिंदीपने कर रहे हो, 11th-12th का सिलेबस पढ़ा रहे हो। पर अगर ये चीज आज क्लियर नहीं हुई ना तो ये आने वाले पूरे शेयर्स के चैप्टर में आपका दिमाग का पूरा दही, पनीर, छाछ, मक्खन सब कर देंगी। और अपने को वो चीज नहीं चाहिए, अपने को स्मूथली पूरा चैप्टर खत्म करना है। राइट, तो पहला अकाउंट कौन सा है? पहला अकाउंट आ जाता है आपका रियल अकाउंट। दूसरा अकाउंट होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। दूसरा अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि इनका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट ये हमें एक फीलिंग देते हैं कि हमारा नुकसान हो गया है, हमारा खर्चा हो गया है, हमारे को इनकम हुई है, हमारा क्या हो चुका है, प्रॉफिट हो चुका है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप प्रॉफिट को आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। क्या आप जो इनकम आ रही है आपको उसको आंखों से देख सकते हो? मैम कैश आ रही है ना, तो कैश इज अ रियल अकाउंट। पर जो इनकम आ रही है, जो सैलरी आपको आ रही है, सैलरी को देख सकते हो क्या? कैश को देख रहे हो आप, पर सैलरी को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। तो दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। आपको, मेरे को एक बात बताओ, मैंने कहा हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं। अभी अपन सैलरी की बात कर रहे हैं, ठीक है? आपको सैलरी मिली, आपको सैलरी मिली, 2 इफेक्ट कौन से? एक तो अपने को कैश मिली है और दूसरा अपने को सैलरी क्रेडिट हुई है। तो सैलरी मेरा क्या है? इनकम है। तो भैया अपन सैलरी को कहां पे क्लासिफाई करेंगे? नॉमिनल अकाउंट में क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो भैया अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, इनकम, गेन्स और लॉसेस। एग्जाम्पल ले लेते। सैलरी अकाउंट, बेस्ट एग्जाम्पल सैलरी अकाउंट। अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री का, इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी? कोई मुझे बता सकता है? अरे भैया अकाउंटिंग के बेताज बादशाह हो आप लोग, आपको तो पता होनी ही चाहिए कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी। नॉमिनल अकाउंट की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जितना भी आपको एक्सपेंस हो रहा है, जितने भी आपको लॉसेस हो रहे हैं, वो आपको क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। वो आपको क्या करने हैं? डेबिट करने हैं। और क्रेडिट क्या करने हैं? ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपको क्या क्रेडिट करना है? ऑल द इनकम एंड गेन। जो भी इनकम आप कमा रहे हो, जो भी गेन्स आपको मिल रहे हैं, वो आपको क्या करने के हैं? क्रेडिट करने के। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस? ओके। और उसके बाद में तीसरा अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। तीसरा अकाउंट क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। नाम से ही आपको समझ गया होगा कि अगर किसी व्यक्ति का कोई अकाउंट बन रहा है तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट। अकाउंट ऑफ एनी इंडिविजुअल, कंपनी, बैंक और एनी एंटिटी। तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? पर्सनल अकाउंट बोलने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे राम अकाउंट, एसबीआई अकाउंट, रिलायंस अकाउंट।
ये सब क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। ये सब क्या हो गए? पर्सनल अकाउंट हो गए। तो मैम इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी? बताओ मेरे को। अरे आप तो भैया अकाउंटिंग के बेताज बादशाह हो, मुझे बताइए कि इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या रहेगी? मैम इसकी अकाउंटिंग एंट्री है डेबिट द गिवर। जिसने हमें कुछ दिया है उसको अपन क्या करेंगे? कोई कुछ देगा, तो जब भी कोई कुछ दे रहा है वो जो कोई है उसको अपन क्या बोलते हैं? गिवर बोलते हैं। तो उसको करो डेबिट। और क्रेडिट द रिसीवर। जिसे कुछ मिला है उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। उसको आपको क्या करना है? क्रेडिट करना है। सो दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज आर द 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो अपने को जर्नल एंट्री में क्या करना है? यूज करना है। जर्नल एंट्री मारने के लिए क्या करना है? यूज करना है। अब आप ये पूछेंगे कि मैम क्या अपने को ये एक एक एंट्रीज मारनी है यहाँ पे बैठ के? जी नहीं, अपने को शेयर कैपिटल की एंट्री मारनी है जो कि इससे एक लेवल ऊपर है। पर अगर आपको यही चीजें क्लियर नहीं रही, यही चीजें अगर आपको क्लियर नहीं रही, तो मेरे को एक बात बताओ, एडवांस लेवल की एंट्रीज आप मार पाओगे क्या? ऑब्वियसली नॉट। ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो भैया इसको एक कॉपी डाउन करो, है ना? और इसके बाद में अपन एक फटाक से एक प्रैक्टिस सेट है 5-6 क्वेश्चंस का जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पे मैंने किया है, जिसमें अपने को जर्नल एंट्रीज मारनी है। जिससे क्या होगा? मेरे को एक तसल्ली हो जाएगी कि भैया आप लोगों को चीजें समझ में आ चुकी है। तो वो करने के पहले ये वाला चार्ट कॉपी डाउन कर लो, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हेडिंग डालो, सेम चीज आपको कॉपी डाउन करनी है। फिर अपन वो जो ट्रांजैक्शन के मैंने सेट बनाए हैं वो अपन प्रैक्टिस कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, चलिए। चलिए फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई एम होपिंग एंड एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हो। तो फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लो और इसको नोट डाउन कर लो। चलिए फटाफट से लेक्चर को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आ जाइए। यस, तो भाई अपने को अकाउंटिंग का बेसिक समझ गया। अब फटाफट से है ना अपन बेसिक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, जिससे मेरे को एक बिलीफ हो जाएगा कि आपको चीजें समझी हुई है। ठीक है, आ जाओ। पहला पहला ट्रांजैक्शन क्या दिख रहा है अपने को? डिपॉजिटेड ₹50,000 इन बैंक। मतलब आपने क्या करा है? कैश को बैंक में क्या करा है? डिपॉजिट करा है। कैश को बैंक में क्या करा है? डिपॉजिट करा है। मेरे को एक बात बताइए, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है? मैम सबसे पहले इन्वॉल्व है हमारा कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? मैम दूसरा हमारा इन्वॉल्व है बैंक अकाउंट। मुझे एक बात बताइए, कैश अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है? मैम इट इज अ रियल अकाउंट। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट होता है, क्योंकि आप उसको फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, राइट? और बैंक अकाउंट क्या होता है? बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। व्हाई? बिकॉज बैंक इज अ एंटिटी। तो मैम ये कौन सा अकाउंट हो गया है? ये हो गया है हमारा पर्सनल अकाउंट। मेरे को एक बात बताओ, कौन सा रूल अप्लाई होगा? कौन सा रूल अप्लाई होगा? पहले तो मेरे को बताओ रियल अकाउंट का रूल क्या है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। करेक्ट। अब मुझे एक बात बताइए, पर्सनल अकाउंट का नियम क्या है? पर्सनल अकाउंट का जर्नल रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब मेरे को एक बात बताओ, डेबिट और क्रेडिट दो ही इफेक्ट रहने वाले हैं, दो ही इफेक्ट रहने वाले हैं। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, कैश आ रही है या कैश जा रही है? अरे अपन ने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया, तो हमारे पास से कैश आ रही है या जा रही है? मैम हमारे पास से कैश जा रही है। अगर कैश जा रही है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला रूल लगेगा। मतलब अपने को कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ठीक है मैम, तो अपन कैश अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, और क्रेडिट करने के टाइम पे हमेशा एंट्री में क्या लिखा जाता है?
टू क्या लिखा जाता है, टू कैश अकाउंट। क्या लिखा जाता है, टू कैश अकाउंट। अब अपन किसको पैसा दे रहे हैं, अपन पैसा दे रहे हैं, अपन कैश दे रहे हैं बैंक को, तो बैंक क्या हो गया हमारा, रिसीवर। तो भैया बैंक को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। बैंक को अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो भैया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक को पैसा रिसीव हुआ और हमारे पास से क्या गया, कैश गया। हमारे पास से क्या गया, कैश गया। क्लियर, कोई डाउट किसी को यहाँ पे? यस मैं ये पूरा आपको दिखाऊंगी, लिखने के लिए भी टाइम दूंगी। पहले जो ट्रांजैक्शंस एक एक चल रहे हैं उसको अपन सॉल्व करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्लियर है, करेक्ट। अब आ जाइए दूसरे ट्रांजैक्शन पे। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है अपने को, परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000 इन कैश। मेरे को एक बात बताओ, क्या परचेस किया है अपन ने, फर्नीचर परचेस किया है। क्या परचेस किया है, फर्नीचर परचेस किया है। काय में परचेस किया है, कैश में परचेस किया है। मेरे को अकाउंट बताइए कौन से अकाउंट यहाँ पर डील हो गए। मैम सबसे पहले यहाँ पर डील होगा फर्नीचर अकाउंट। यहाँ पर क्या डील होगा, फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा अकाउंट क्या डील होगा मैम, दूसरा अकाउंट डील होगा कैश अकाउंट। क्या ये दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है क्या, क्या ये दोनों ही अकाउंट रियल अकाउंट है क्या? यस मैम, क्योंकि ये दोनों ही टेंजिबल चीज है, इनको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मेरे को एक बात बताओ, रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब अगर मेरे को एंट्री मारनी है, मेरे को बताओ मेरे पास क्या आ रहा है। अपन ने क्या करा है, अपन ने फर्नीचर परचेस किया है, तो मेरे पास इनकमिंग क्या है, फर्नीचर है। तो मैं क्या करूंगी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगी। मैं क्या करूंगी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगी। और मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से कैश जा रहा है। तो मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। मैं क्या करूंगी, कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। क्लियर 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 क्लियर, ओके। फिर उसके बाद में तीसरा ट्रांजैक्शन बोलता है परचेस्ड ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। ओ भाई साहब सुनो, यहाँ पे कैश नहीं जा रही है, सुनो, यहाँ पे कैश देकर हमने फर्नीचर लिया था, अपन ने कैश देकर फर्नीचर लिया था। यहाँ पे क्या हो रहा है, राम हमें बिना पैसे के, मतलब अभी अपन ने राम को पेमेंट नहीं किया है, राम हमें क्या दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है। राम हमें क्या दे रहा है, फर्नीचर दे रहा है। क्या हमने अभी पेमेंट कर दिया, नहीं कर दिया, तो कैश का कोई सवाल आएगा क्या, नहीं आएगा। मेरे को बताओ कौन से दो अकाउंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है। मैम सबसे पहले तो फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है। और दूसरा किसका अकाउंट इन्वॉल्व है, राम का अकाउंट इन्वॉल्व है। किसका अकाउंट इन्वॉल्व है, राम का अकाउंट इन्वॉल्व है। मेरे को एक बात बताओ, फर्नीचर अकाउंट, राम अकाउंट। मुझे एक बात बताओ, फर्नीचर अकाउंट कौन सा अकाउंट, अगेन रियल अकाउंट है मैम। फर्नीचर अकाउंट अगेन रियल अकाउंट है। मुझे एक बात बताओ, राम का अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट इज रियल अकाउंट, राम का अकाउंट कौन सा है। मैम राम एक इंडिविजुअल है, राम एक एंटिटी है, तो राम क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। अगेन फॉलोइंग द सेम रूल, अरे यार यहाँ पे कॉपी नहीं होता, अगेन फॉलोइंग द सेम रूल। मेरे को बताओ रियल अकाउंट के लिए, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल के लिए डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में फर्नीचर इनकमिंग है कि आउटगोइंग है, फर्नीचर आ रहा है कि फर्नीचर जा रहा है। मैम फर्नीचर आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे। अपन क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट को मैम कर देंगे डेबिट। और मेरे को एक बात बताओ, कैश का तो कोई सवाल आ नहीं रहा है, ठीक है, तो हमें फर्नीचर दिया किसने, Who is the giver of furniture? राम is the giver of furniture मैम। तो राम के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, बिकॉज क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टू राम अकाउंट, टू राम
अकाउंट, परफेक्ट। फिर आ जाइए, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ₹1,00,000। सबसे ट्रिकी पॉइंट जहां पे हर बच्चा गलती करता है, और ये गलती इस चैप्टर में होने वाली है, इसलिए मैंने यहां पे लिया, ठीक है। स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश ऑफ ₹1,00,000। पहले तो इसको बिजनेस के टर्म्स में समझो कि क्या होता है, कि एक हमारा क्या है, इंडिविजुअल है, ठीक है, और इसने क्या करा है, एक बिजनेस को स्टार्ट करा है। तो मेरे प्यारे मुन्ना, अकाउंट्स के टर्म में देखो, लॉ की नजरों में बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर एक होता है, लेकिन अकाउंट्स के टर्म पे बिजनेस एक अलग एंटिटी है और हमारा जो सोल प्रोप्राइटर है वो क्या है, अलग एंटिटी है। सेम एज इन केस ऑफ क्या कंपनी की, कंपनी अलग है और कंपनी के मेंबर्स क्या है, अलग है। तो भैया जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो बिजनेस अलग एंटिटी है, सेपरेट एंटिटी, और अगर ये सेपरेट एंटिटी है तो ये खुद की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, खुद की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहा है। तो भैया इस बंदे ने कैश दी है बिजनेस को, मतलब बिजनेस के लिए कैश इज इनकमिंग, बिजनेस के लिए कैश इज व्हाट, इनकमिंग, और ये कैश उसको किसने दी है, इस इंडिविजुअल ने दी है। तो अगर ये कंपनी रहती तो अपन इसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल बोलते, राइट। अगर ये हमारी कंपनी होती तो अपन इसको शेयर होल्डर या शेयर कैपिटल बोलते, क्यों, क्योंकि बदले में उसको क्या मिल रहा है, शेयर मिल रहा है। लेकिन ये क्या है, ये एक सोल प्रोप्राइटर है। तो सोल प्रोप्राइटर के केस में अपन इस इंडिविजुअल को बोलते हैं कैपिटल अकाउंट, अपन इस इंडिविजुअल को क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो अब बिजनेस के नजरिए से सोच के देखो कि बिजनेस के पास कैश इज इनकमिंग, कैश इज इनकमिंग, और वो कैश दी किसने है, तो भैया कैपिटल ने दी है। कैपिटल ने दी है मतलब प्रोप्राइटर ने दी है, प्रोप्राइटर ने कैश दी है। तो व्हाट इज इनकमिंग, कैश, एंड किसने दी है, कैपिटल ने दी है। मतलब जो प्रोप्राइटर है हमारा वो क्या हो गया है, हमारा पर्सनल अकाउंट, वो क्या हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पे कितने अकाउंट्स डील हो रहे हैं, एक हो रहा है कैश अकाउंट और दूसरा हो रहा है क्या, कैपिटल अकाउंट। अगेन मेरे को बताओ, सेम चीज है, रियल अकाउंट पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा, व्हाई, बिकॉज कैश इज अ रियल अकाउंट एंड कैपिटल इज अ पर्सनल अकाउंट, सेम सेम। और हमारा रूल भी सेम रहेगा क्या, हमारा रूल भी सेम रहेगा। मेरे को बताओ, बिजनेस के बाद इनकमिंग क्या है, कैश इनकमिंग है, तो अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। मुझे बताइए, मुझे ये पैसा किसने दिया है, ये जो इनकमिंग कैश है वो मुझे किसने दिया है, वो मुझे दिया है मेरे कैपिटल ने, मतलब कि मेरे सोल प्रोप्राइटर ने। तो मैं उसको क्या कर दूंगी, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगी। क्या आपको समझ में आया क्या कि हम लोग कैपिटल अकाउंट को पर्सनल अकाउंट क्यों मान रहे हैं, बिकॉज वो कैपिटल देने वाला एक बंदा है। ये चीज हमको शेयर कैपिटल रिकॉर्ड करने में भी काम आएगी कि जो लोग हमें पैसा दे रहे हैं वो पर्सन है, तो जो अकाउंट में वो पैसा आएगा उसको भी अपन पर्सनल अकाउंट बोल के क्या करने वाले हैं, स्थापित करने वाले। जैसे से फॉर एग्जांपल आपने देखा था कि कभी कभी कंपनी स्टेजेस में पैसा मंगाती है कि पहले एप्लीकेशन मनी दो, फिर अलॉटमेंट मनी दो, फिर फर्स्ट कॉल दो, फिर सेकंड कॉल दो। तो भैया जब अपन वो एप्लीकेशन मनी को रिकॉर्ड करेंगे ना, तो वो एप्लीकेशन मनी देने वाला एक व्यक्ति है, इसीलिए अपन एप्लीकेशन मनी को भी पर्सनल अकाउंट बोल के क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, समझ में आया कि मैं क्यों इतना पूरा मजमा आपको पढ़ा रही हूं? परफेक्ट, ओके बॉस। चलिए उसके बाद में सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹15,000 फॉर कैश। अपन ने क्या करा है, कैश के लिए गुड्स बेचे हैं। मतलब मेरे को एक बात बताओ, इनकमिंग क्या है, कैश इज इनकमिंग, और कैश के बदले में कैश इज इनकमिंग और कैश के बदले में अपने को क्या बेचने पड़ रहे हैं, गुड्स बेचने पड़ रहे हैं। अगेन एक्सीडेंट स्पॉट, जो इस चैप्टर में नहीं, मेरे को आगे वाले चैप्टर में काम आने वाला है, बट मैं अभी बता देती हूँ आपको। बहुत से बच्चे, अब गुड्स देख लिया यहाँ पे, सो गुड्स आर लाइक टेंजिबल थिंग, मैम गुड्स आर द टेंजिबल थिंग। तो अपन गुड्स को क्या मान के चलते, टेंजिबल मान के चलते हैं, और गुड्स को जब अपन टेंजिबल मानते हैं तो अपन उसको रियल अकाउंट में क्लासिफाई करते हैं। तो मेरे प्यारे मुन्ना एकदम ध्यान से सुन, जब अपन बिजनेस कर रहे हैं, जब अपन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये जो हमारे गुड्स है ना, ये जो हमारे गुड्स है, ये कभी भी रियल अकाउंट में नहीं आते। गुड्स को अलग से रियल अकाउंट बोल के कभी भी ट्रीट नहीं किया जाता। हाँ, अगर आप कोई असेट परचेस कर रहे हो, बात को समझो, बिजनेस में होता क्या है, बिजनेस में अगर आप कोई असेट परचेस कर रहे हो, ठीक है, जो आपके पास में रहने वाली है, तो अपन इस असेट को रियल अकाउंट बोल के ट्रीट करते हैं।
पर अगर आप कोई गुड्स परचेस कर रहे हो जिसमें आप ट्रेड करने वाले हो तो इसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोल के ट्रीट करते, इसको अपन नॉमिनल अकाउंट बोल के ट्रीट करते। इसीलिए जब भी कोई गुड्स परचेस होता है ना तो गुड्स परचेस अकाउंट बनता है, और जब भी कोई गुड्स सेल होता है तो वो गुड्स सोल्ड अकाउंट बनता है। जब आप गुड्स परचेस कर रहे हो तो ये आपका एक्सपेंस है क्योंकि आप इसके लिए पेमेंट कर रहे हो, और जब भी आप कोई गुड्स सेल कर रहे हो तो ये आपके लिए इनकम है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, गुड्स को बेच के पैसा कमा रहे हो। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे हमारे गुड्स कौन से हैं, नॉमिनल अकाउंट। यहाँ पे कौन से है, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट मतलब अपन क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। सेल से हमें क्या होने वाला है, इनकम होने वाला है। सेल से हमें क्या होने वाला है, इनकम होने वाला है। मुझे बताइए कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है। मैम गुड्स सोल्ड अकाउंट पहला, और दूसरा है कैश अकाउंट। तो बताओ गुड्स सोल्ड का अकाउंट कौन सा अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है मैम। और जब ये सेल्स अकाउंट है तो ये क्या है, हमारी इनकम है। अरे बिक्री करने के बाद इनकम होती है ना, तो इसको अपन कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। इसको अपन कौन सा अकाउंट बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। एंड एज यूजुअल कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट। ठीक है, अब अगर इनके मैं रूल्स लिखूं तो मेरे को बताओ नॉमिनल अकाउंट की एंट्री का रूल क्या है। नॉमिनल अकाउंट के एंट्री का रूल क्या है, डेबिट दी एक्सपेंस और क्रेडिट दी इनकम। और अपने रियल अकाउंट का क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब मुझे एक सबसे पहली बात बताइए कि सेल ये आपकी इनकम है कि एक्सपेंस है। मैम इनकम है, तो इनकम को अपने को क्या करने का है, क्रेडिट करने का है। तो अपन क्या कर देंगे, टू गुड्स सोल्ड अकाउंट। क्या कर देंगे, टू गुड्स सोल्ड अकाउंट। और आपको ये गुड्स बेचने के बदले में क्या मिल रहा है मैम, कैश मिल रहा है। तो अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। क्लियर, ओके मैम। उसके बाद में लास्ट के दो ट्रांजैक्शन बचे, फटाफट से कर लेते हैं। क्या बोला गया है, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। आपने क्या करा है, आपने सैलरी दी है, आपने सैलरी दी है, मतलब आपने क्या करा है, कैश दिया है। कैश किसके लिए दिया है, सैलरी के लिए दिया है। दिल पे हाथ रख के बताना मित्रों, आपने कैश दिया है सैलरी के लिए, मतलब आपने किसी को सैलरी दी है। कोई नौकर है आपके घर में, आपने उसको सैलरी दी है। मेरा आपसे सवाल है, आपका इनकम हुआ है कि आपका एक्सपेंस हुआ है, आपका खर्चा हुआ है कि आपकी इनकम हुई है। मैम मेरा खर्चा हुआ है, तो सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट। अरे भाई सैलरी अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट। मतलब कि कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। और हमारा कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट बन जाएगा, हमारा कैश अकाउंट बन जाएगा रियल अकाउंट। तो मेरे को बताओ, रूल्स तो सेम ही रहेंगे नॉमिनल और रियल के, पर यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएगा। मेरे को एक बात बताओ, कैश इनकमिंग है कि कैश आउटगोइंग है, कैश इनकमिंग है कि कैश आउटगोइंग है। मैम कैश इज आउटगोइंग। और अपना रियल अकाउंट क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अपन कैश अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और आपने किस चीज के लिए कैश भेजी है, किस चीज के लिए कैश निकाली है, आपने कैश निकाली है सैलरी के लिए। तो सैलरी क्या है, आपका एक्सपेंस है। और हमारा नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द एक्सपेंसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर। फिर उसके बाद में लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव्ड मनी ऑफ ₹5,000 फ्रॉम मोहन। ओ भाई साहब, आपको कैश आई है, आपको कैश आई है। ओके मेरे भाई, मेरे को बताओ कैश किसने दी है आपको, मोहन ने आपको कैश दी है। मोहन ने आपको क्या करा है, कैश दिया है। मोहन ने आपको कैश दिया है। मुझे एक बात बताइए, कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट है मैम। कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है। और मोहन कौन है, मोहन का अकाउंट क्या है, पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है। मैम इट इज अ पर्सनल अकाउंट, इट इज अ पर्सनल अकाउंट। मेरे को बताओ रियल अकाउंट क्या बोलता है, रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्रेडिट द गिवर, मोहन कौन है यहाँ पे, मोहन इज द गिवर, मोहन इज द गिवर। मोहन ने आपको पैसे दिए तो मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मोहन क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर। तो अपन क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट।
समझ आई क्या बात? समझ आई क्या बात? दीज आर द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। बस अब इसी के भरोसे पे अपने को ये आगे का पूरा चैप्टर पढ़ना है। यहाँ पे मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग का रिवीजन खत्म होता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी नहीं पढ़ाना आपको। मैं फुल स्क्रीन कर रही हूँ, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है कि मैम अरे क्या कर रहे हो मैम यार आप, हम कर लेंगे, नहीं, लिखना है अभी आपको, ठीक है? लिटरली यू हैव टू राइट, राइट? चलो, हेडिंग वही देना है आपको, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस सेट। पूरा लिखना है आपको, ट्रांजैक्शन लिखना है, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, क्या अकाउंट का टाइप है, उसका क्या रूल है और उसकी क्या जर्नल एंट्री होने वाली है। ठीक है, चलिए लेक्चर को पॉज कर लीजिए और इसको लिख लीजिए फटाफट से। मैं आगे बढ़ रही हूं, आपको लेक्चर पॉज करके लिखना है। चलिए जी, हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म कर लिया है। आई होप आपको एकदम क्लैरिटी के साथ में अब समझ में आ गया होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे मारी जाती है, क्या डेबिट किया जाता है, क्या क्रेडिट किया जाता है। बहुत से बच्चों को डेबिट क्रेडिट में ही वांदा होता है, तो वो वांदे नहीं होने चाहिए, इसीलिए हमने बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग खत्म कर लिया है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग क्विकली कल जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करने वाले हैं। वो रिविजन के साथ साथ ही हम लोग कुछ एक्स्ट्रा की चीजें पढ़ने वाले हैं, और वो एक्स्ट्रा की चीजें पढ़ने के साथ साथ ही हम लोग हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। सो आर यू गाइज रेडी? कोई ऐसे बोरिंग जैसा लग रहा है क्या? लगना तो नहीं चाहिए यार, ठीक है? तो भैया कल हमने क्या पढ़ा था कि कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग मिलके क्या करते हैं, एक कंपनी को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं। ये कंपनी कैसी होती है? ये कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मेरे प्यारे मुन्ना, जब भी कोई कंपनी बनती है वो अपनी वैल्यू लेके पैदा होती है। जब भी कोई कंपनी बनती है वो क्या होती है, अपनी एक वैल्यू लेके पैदा होती है। जैसे से फॉर एग्जांपल इस कंपनी की वैल्यू है 10 लाख रुपए। कितनी है वैल्यू? 10 लाख रुपए। मतलब कंपनी का बोलना है कि पूरे जिंदगी में हम लोगों से कितना पैसा लेने वाले हैं, कितना पैसा रेस करने वाले हैं, तो 10 लाख रुपए। अरे कॉमन सेंस की बात है, कंपनी को पैसा लगने वाला है, तो भैया कंपनी ने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि हमको जो पैसा लगने वाला है वो कितना रहने वाला है, 10 लाख रुपए रहने वाला है। अब बात आ जाती है कि भैया अभी तुमको कितना पैसा लग रहा है? ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10 लाख पूरे आज की तारीख में ही लग रहे हैं मेरे को। हो सकता है कि कंपनी को अभी फाइनेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो कम है। रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस, अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने के लिए इनको रिक्वायरमेंट है किसकी? 8 लाख रुपए की। कितनी रिक्वायरमेंट है? 8 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो अब कंपनी पैसा लाएगी कहां से? किसी एक इंसान से तो पैसा मांगेंगे नहीं, और प्रमोटर सिर्फ पैसा डालेगा नहीं। तो कंपनी जाती है किसके पास पता है आपको? कंपनी जाती है आम जनता के पास। किसके पास जाती है? आम जनता, पब्लिक एट लार्ज। अब देखो, मैं जब बोल रही हूँ ना पब्लिक एट लार्ज, तो एकदम शब्दों पे नहीं जाना कि मैम प्रमोटर्स भी तो पैसा डालते हैं, आप ऐसे क्या बोल रहे हो। पब्लिक में सब आ गया, आपके प्रमोटर्स आ गए, आपके और नॉर्मल पब्लिक भी आ गया। तो ये किसके पास जाते हैं? अपनी कंपनी जाती है पब्लिक के पास, ठीक है? और पब्लिक को बोलती है, हे पब्लिक हमको क्या कर, पैसा दे। पब्लिक को बोलती है हमारे लिए क्या कर, तू मनी कॉन्ट्रीब्यूट कर, हमें 8 लाख रुपए की जरूरत है, तू हमारे लिए क्या कर, मनी कंट्रीब्यूट कर। पब्लिक एक रैपट मार के हटा देती है। पब्लिक बोलती है कि तू पागल है, हम हमारे बेटे को पेंटिंग क्लासेस करने के लिए पैसा नहीं देते, हम कंपनी को पैसा क्यों दे? ऐसा क्या है कंपनी के अंदर? तो भैया कंपनी बोलती है कि अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें अपना हिस्सा दूंगा। कंपनी क्या बोलती है? अगर तुम मुझे पैसा दोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगा? हिस्सा दूंगा। मुझे एक बात बताओ, कंपनी को कितने रुपए की जरूरत है? कंपनी को 8 लाख रुपए की जरूरत है। ये 8 लाख रुपए कौन देने वाली है? पब्लिक देने वाली है। सुनो मेरी जान, ये जो 8 लाख रुपए है ये कौन देने वाला है? ये पब्लिक देने वाला है कंपनी को। मुझे एक बात बताओ, कंपनी की टोटल वैल्यू कितनी है? 10 लाख रुपए। उसमें से 8 लाख रुपए कौन दे रहा है? 8 लाख रुपए पब्लिक दे रही है। तो कंपनी का क्या बोलना है कि भाई साहब अगर तुम मुझे 8 लाख रुपए दो, अगर तुम मुझे 8 लाख रुपए दो तो तुम्हें मैं मेरे हिस्से में का 80% दूंगा। कंपनी को 10 लाख रुपए की जरूरत है, ठीक है? उसमें से 8 लाख रुपए आप बाहर से ले रहे हो, तो अपन सामने वाले को क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे 8 लाख रुपए दोगे तो मैं तुम्हें मेरे अंदर का 80% हिस्सा दूंगा। पब्लिक बोलते ठीक है, मान लेते कि 80% हिस्सा देंगे, लेकिन इसका क्या लीगल प्रूफ है कि तेरे अंदर का 80%
80% हिस्सा हमारे पास में है, तो भैया कंपनी बोलता है कि मैं तुम्हें क्या इशू करूंगा, मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा, मैं तुम्हें शेयर इशू करूंगा। इसी शेयर को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। कल मैंने बताया था आपको, इसी शेयर को अपन क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ओनरशिप। ठीक है, पब्लिक बोलती है तुम मेरे को शेयर दोगे, लेकिन इस शेयर की वैल्यू कैसे समझ में आएगी, तुमको हम 8 लाख रुपए देने वाले हैं, ठीक है, कैसे समझेगा, कैसे समझेगा कि इसने कितना रुपया दिया है, इसने कितना रुपया दिया है, इसने कितना रुपया दिया है। तो कंपनी क्या बोलती है कि देखो भाई, मेरे कंपनी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए, मेरे कंपनी की वैल्यू कितनी है, 10 लाख रुपए। तो मैंने क्या करा है, मैंने 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब मेरा एक शेयर कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। तो तुम मुझे जितने पैसे दोगे उसके प्रोपोर्शनेट में मैं तुमको क्या देने वाला हूं, शेयर देने वाला हूं, मैं तुमको क्या देने वाला हूं, शेयर देने वाला हूं। अगर 8 लाख रुपए तुमको पब्लिक से जमा करने हैं, एक शेयर की वैल्यू है, एक शेयर की वैल्यू है 10 रुपए। मेरा तुमसे सवाल है, कितने शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे, मतलब कितने शेयर्स लोगों को देने पड़ेंगे, हमको 80,000 शेयर्स लोगों को देने पड़ेंगे। हमको लोगों को कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, 80,000 शेयर्स हम क्या करेंगे, लोगों को देंगे। तो ये 80% हिस्सा कितने शेयर्स में रिप्रेजेंट हो रहा है, 80,000 शेयर्स में क्या हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है। मतलब कंपनी, मतलब लोग क्या करने वाले हैं, हमको 8 लाख रुपए देने वाले हैं, उसके बदले में हम लोगों को क्या देने वाले हैं, हमारा 80% हिस्सा देने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ 80,000 शेयर्स। कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर है, कंपनी सामने वाले को कितने दे रही है, 80,000 शेयर्स दे रही है। इसका ये मतलब होता है कि यहां से आगे कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, भले ही 1 रुपए का प्रॉफिट हो या 100 रुपए का प्रॉफिट हो, उस प्रॉफिट में से 80% प्रॉफिट पब्लिक को जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। समझ आई क्या बात, समझ आई क्या बात। तो भैया पब्लिक को जब अपन इशू कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हमारा शेयर। इंडिविजुअल यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, शेयर। जब पब्लिक अपने को पूरा पैसा दे देगी, मतलब ये 8 लाख रुपए जब पूरे आ जाएंगे मेरे पास, तो इसको क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। इसको क्या बोला जाएगा, शेयर कैपिटल। और अब कंपनी के नजरिए से सोच के देखो, कंपनी के नजरिए से सोच के देखो कि कोई एक इंसान, पब्लिक इज अ पर्सनल अकाउंट। अरे मेरे को एक बात बताओ, पब्लिक इज अ पर्सनल अकाउंट, ये लोग, ये पर्सन्स मुझे पैसा दे रहे हैं, मुझे पैसा दे रहे हैं, मतलब पैसा इनकमिंग है, और गिवर कौन है, पब्लिक है। गिवर कौन है, पब्लिक है। मतलब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट पे एक सीधी जर्नल एंट्री मारना चाहूं रफ में, ठीक है, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है, इसकी जर्नल एंट्री होने वाली है कैश अकाउंट डेबिट। अपन मान के चलते कि लोगों ने कैश दिया, लेकिन अगर कैश नहीं भी दिया, बैंक में भी पैसा दिया, तो बैंक आपका क्या हो जाएगा, रिसीवर हो जाएगा। तो भैया अपन इसको क्या बोल देंगे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। मेरा आपसे सवाल है, देने वाला कौन है, पब्लिक है, देने वाला कौन है, पब्लिक है। मुझे एक बात बताओ, क्या पब्लिक अकाउंट नाम से कोई अकाउंट कभी ओपन हुआ है जिंदगी में, मतलब यहां पे मैं एंट्री मार दूं टू पब्लिक अकाउंट, यहाँ पे मैं एंट्री मार दूं टू पब्लिक अकाउंट, अरे तो पब्लिक ने काय के लिए पैसा दिया है, क्यों पैसा दिया है। अभी जब मैं आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रही थी, तब मैंने आपको बोला था कि बिजनेस स्टार्टेड बाय ₹50,000 कैश। उसमें मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटर ने अपना कैश बिजनेस को दिया था। तो बिजनेस के लिए जिसने कैश दिया है, जिसने पैसा दिया है, जो ओन्ड फंड होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो अपन इसको पब्लिक अकाउंट बोलेंगे क्या, नहीं, अपन इसको बोलेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। और भैया अपन कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दिस इज द मोटा मोटी एंट्री, दिस इज द मोटा मोटी एंट्री ऑफ इशूइंग द शेयर्स। बेसिक एंट्री बताइए, अभी तक अपन इन डिटेल गए ही नहीं है। तो यहां तक तुमको स्टोरी समझ में आई क्या। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, फिर अपन ने पढ़ा था कि शेयर्स के कितने टाइप होते हैं। शेयर्स के कितने टाइप होते हैं मेरे मुन्ना, मेरे को बता दे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है क्या, प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर्स होते हैं, वो शेयर जिनको डिविडेंड में और रीपेमेंट में क्या मिलता है, प्रेफरेंस मिलता है। प्रेफरेंस इन डिविडेंड एंड
रीपेमेंट। और इक्विटी वाले कौन से होते हैं? वो होते हैं जिनको भैया कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है और तुम क्या हो? ओनर हो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। फिर अपन आगे थे काय में? शेयर कैपिटल पे। मेरे प्यारे मुन्ना एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल चीजें तुमको बताने वाली हूँ, ऐसी एडिशनल चीजें जो आगे के 3 लेक्चर के लिए हमको क्या होने वाली है? काम आने वाली है। अपन ने शेयर कैपिटल पढ़ा था, और शेयर कैपिटल में अपन ने बाद में पढ़ा था टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। याद आ रहा है क्या तुमको? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल याद आ रहा है तुमको? ठीक है। अब टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला शेयर कैपिटल का टाइप क्या होता है? सबसे पहला शेयर कैपिटल का टाइप क्या होता है? मैम सबसे पहला शेयर कैपिटल का टाइप होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या होता है? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। नाउ व्हाट इज द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल? मैम ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब है अमाउंट of capital mentioned in MOA। MOA में जो कैपिटल का अकाउंट अमाउंट दिया है, मतलब कंपनी की जो खुद की वैल्यू है, कंपनी पूरे जिंदगी में जो पैसा लोगों से रेज करने वाली है, मैक्सिमम लिमिट ऑफ अमाउंट दैट कैन बी रेज्ड फ्रॉम पब्लिक, उसको क्या बोलते हैं अपन? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। हमारे एग्जांपल में मेरे को बताओ ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या रहेगा? मैम 10 लाख रुपए। मैम 10 लाख रुपए हमारे एग्जाम्पल में कितना है? मैम 10 लाख रुपए कि कंपनी अपने पूरे जीवन काल में कितना पैसा रेज कर सकती है लोगों से? 10 लाख रुपए तक का रेज कर सकती है। तो वहां पे 10 लाख रुपए, सॉरी वैसा नहीं, जब भी आप एमओए देखते हो ना उसमें ऐसा लिखा होता है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मतलब अमाउंट क्या होगी तुम्हारी? 10 लाख रुपए। क्या अमाउंट हो गई? 10 लाख रुपए। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट, याद रखो, दिस इज द मैक्सिमम लिमिट दैट कंपनी कैन रेज थ्रू पब्लिक। ओके मैम, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल समझ में आ गया। उसके बाद में दूसरा क्या अपन ने पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था इशूड शेयर कैपिटल। दूसरा क्या पढ़ा था अपन ने? इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर्स ऑफर्ड to public, share offered to public for subscription। सुनो, कंपनी के पास में कितने शेयर्स है? कंपनी के पास में 1 लाख शेयर्स है, पर क्या कंपनी पूरे 1 लाख शेयर्स इशू करना चाहती है क्या? देखो, चाहे तो कंपनी पूरे 1 लाख एक साथ इशू कर सकती है, या कंपनी क्या कर सकती है? कम भी कर सकती है। हमारे एग्जांपल में कंपनी ने कितने शेयर्स मार्केट में ऑफर किए थे? कंपनी को जरूरत थी 8 लाख रुपए की, तो कंपनी ने मार्केट में कितने शेयर ऑफर किए? 80,000 शेयर्स ऑफर किए। अभी के लिए शेयर्स को एक प्रोडक्ट समझो कि भैया कंपनी को पैसे चाहिए थे, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट मार्केट में लाए। कितने प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए आए? 80,000 शेयर्स। कितने प्रोडक्ट आए? 80,000 शेयर्स। ठीक है, 80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ये आपने पब्लिक को ऑफर किए हैं, ये आपने पब्लिक को क्या करे है? ऑफर करे। अब मेरे प्यारे मुन्ना एकदम ध्यान से सुनना, होता क्या है? ये अपनी कंपनी है, ठीक है। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए पैसा, ठीक है। और ये पैसा आने वाला कहां से है? पब्लिक से आने वाला है। कहां से आने वाला है? पब्लिक से आने वाला है। तो कंपनी क्या करती है? मार्केट में एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। क्या निकालती है? एक प्रोस्पेक्टस निकालती है। इस प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या होता है कि हम पब्लिक को बोल रहे हैं कि आप हमारे शेयर्स को क्या करो? अप्लाई करो। आप हमारे शेयर्स को क्या करो? अप्लाई करो। अपन पब्लिक को इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं, इनविटेशन टू ऑफर दे रहे हैं कि भैया आप आओ और हमारे शेयर्स को क्या करो? सब्सक्राइब करो, हमारे शेयर्स के लिए क्या करो? अप्लाई करो। अब पब्लिक क्या करेंगे? ये जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, प्रोस्पेक्टस के साथ में एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। अब पब्लिक क्या करेगी? ये एप्लीकेशन भरेगी, और ये एप्लीकेशन क्या करेंगी? इनको दे देगी। किनको? कंपनी वालों को, ठीक है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, फुकट में करेगी क्या? भैया अपन अपने कंपनी का एक हिस्सा उनको दे रहे हैं, तो अगर वो मतलब अप्लाई कर रहे हैं हमारे कंपनी के शेयर्स लेने के लिए, तो उनको पैसा देना पड़ेगा ना। अरे ये सारा गेम, ये सारा मजमा किसके लिए हो रहा है? पैसे के लिए तो हो रहा है। तो जब भी हमारे ये पब्लिक जो है ना, हमारी जो पब्लिक है, ये हमारे शेयर्स को अप्लाई करेगी, तो वो एप्लीकेशन के साथ में देगी एप्लीकेशन मनी। क्या देगी? एप्लीकेशन मनी। क्या देगी? एप्लीकेशन
मनी। तो भैया उसी को अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कि कितने शेयर कैपिटल को लोगों ने एक्चुअल में एक्सेप्ट किया है। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इसका मतलब है शेयर्स एक्चुअली टेकन बाय पब्लिक। अब यहां पे सुनो मेरी बात, यहां पे ना तीन सिचुएशंस खड़ी हो जाती है। आपने पब्लिक को 80,000 शेयर्स ऑफर किए हैं, ठीक है। अब तीन सिचुएशन क्या होती है कि पहली सिचुएशन है कि 80,000 के 80,000 शेयर्स को लोगों ने खरीद लिया, मतलब आपने मार्केट में 80,000 प्रोडक्ट निकाले, लोगों ने 80,000 प्रोडक्ट को खरीद लिया, इसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि जितने इशू किए और जितने सब्सक्राइब किए लोगों ने वो क्या है, इक्वल है। जितने तुमने इशू किए और जितने लोगों ने सब्सक्राइब किए वो क्या है, इक्वल है। मतलब 80,000 को 80,000 क्या हो गए, बिक गए। 80,000 आपने इशू किए थे, 80,000 क्या हो गए, बिक गए। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं फुल सब्सक्रिप्शन। उसको क्या बोलते हैं, फुल सब्सक्रिप्शन। दूसरा होता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि भैया जितने आपने इशू किए वो हमारे सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है। मतलब सब्सक्रिप्शन क्या हुए हैं, कम हुए। एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखो तो सब्सक्रिप्शन लेस देन इशू। कोई सिंबल यहाँ पे यूज नहीं कर रही हूँ, बिकॉज सिंबल क्या होता है ना, अपने को बहुत सारा कंफ्यूज करते हैं। मतलब अगर मार्केट में 80,000 शेयर्स इशू किए थे, कितने शेयर्स इशू किए थे, 80,000 शेयर्स इशू किए थे, लोगों ने सब्सक्राइब करे सिर्फ 60,000 शेयर्स, सब्सक्राइब करे सिर्फ 60,000 शेयर्स। मतलब अभी भी 20,000 शेयर्स को अपने को कस्टमर आना बाकी है। अभी तक 60,000 के शेयर क्या हो चुके हैं, मार्केट में बिक चुके हैं। और तीसरी सिचुएशन होती है जो कि एक्चुअली बहुत खराब होती है, और अगर ये सिचुएशन आपके साथ हो जाए तो बहुत बुरा लगता है, वो होती है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन मोर देन इशू। जितना इशू किया उससे ज्यादा क्या आ गए, सब्सक्रिप्शन आ गए। मतलब कि आपने 80,000 क्या करे हैं, इशू करे हैं। आपने 80,000 क्या करे हैं, इशू करे हैं, लेकिन सब्सक्राइब हो चुके हैं आपके 1,00,000। सब्सक्राइब कितने हो चुके हैं आपके, 1,00,000। मेरे को एक बात बताओ, तुमने कितना ऑफर किया था, 80,000 ऑफर किया था। मतलब 80,000 प्रोडक्ट मार्केट में बिकने के लिए थे, लेकिन 1,00,000 लोगों ने 1,00,000 शेयर्स के लिए पैसा आ चुका है आपके पास। इसको क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको क्या बोला जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। और मेरे प्यारे मुन्ना, जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है ना, तो कंपनी के पास में दो ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास में क्या होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं। दिस इज द एक्स्ट्रा पॉइंट विच आई एम टीचिंग। जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो ये क्या करते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जो एप्लीकेशंस पहले आए हैं उनको शेयर्स दे देते। मतलब पहले 80,000 एप्लीकेशंस को 80,000 शेयर्स मिल जाएंगे। मतलब पहले जो लोगों ने एप्लीकेशन किया है फॉर 80,000 शेयर्स, उनको पैसा मिल जाएगा। और जिन्होंने ऊपर के दिए, मतलब जो रिमेनिंग 20,000 है, रिमेनिंग 20,000 शेयर्स जिसके लिए एप्लीकेशन आया है, उनको क्या कर देते हैं, रिफंड दे देते हैं। उनको क्या कर देते हैं, पूरा का पूरा अमाउंट क्या कर देते हैं, रिफंड कर देते हैं। मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में जो पहले 80,000 शेयर्स के लिए हमारे पास में सब्सक्रिप्शन आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, बच्चों को अपन क्या दे देंगे, रिफंड दे देंगे कि भैया अब तुमको शेयर ना मिल पाई, क्योंकि पहले 80,000 लोगों ने ले लिया है। 80,000 के शेयर्स, 80,000 शेयर्स जा चुके, तुम ऊपर में आते हो तो तुमको ये नहीं मिलेगा। अब कंपनी ये कर सकती है, पर कंपनी को समझ में आया कि अरे यार, ऐसे एक साथ अपफ्रंट 20,000 शेयर्स के लिए लोगों को वापस कर देना ये बुरा है। तो कंपनी ने क्या लाया, नया एक फंडा। कंपनी बोली हम क्या करेंगे, प्रो
राटा अलॉटमेंट करेंगे। हम क्या करेंगे? प्रो राटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब है कि कंपनी विल डिसाइड द रेशो, कि भैया किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं और किस रेशो में अलॉट करने हैं। अब ये रेशो कैसे डिसाइड होता है, कैसे अलॉटमेंट होता है, इस चैप्टर का 4 फीचर के पहले वाला जो टॉपिक है वो इससे डील करता है। तो ये मैं तब तुमको बताऊंगी, पर अभी के लिए समझ लो कि भैया आपको जो अलॉटमेंट किया जाता है वो रेशो के बेसिस पे किया जाता है, ऑन बेसिस ऑफ रेशो। किसके बेसिस पे किया जाता है? रेशो के बेसिस पे आपको क्या किया जाता है? अलॉटमेंट किया जाता है। समझ आई बात? तो ये 3 टाइप के शेयर कैपिटल और 2 टाइप के शेयर कैपिटल है, वो मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, तो भैया सबसे पहला है ऑथोराइज शेयर कैपिटल, जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया है। नॉमिनल शेयर कैपिटल का वैल्यू, इशूड का मतलब जो आपने पब्लिक को ऑफर किया है, सब्सक्राइब का मतलब जो पब्लिक ने एक्सेप्ट किया है। अब सब्सक्राइब में 3 सिचुएशन आ सकती है कि आपने जितना पब्लिक को ऑफर किया है पब्लिक ने उतना ही क्या करा है? एक्सेप्ट करा है। दूसरी सिचुएशन यहां पे आ जाती है कि भैया आपने जितना पब्लिक को ऑफर किया है पब्लिक ने उससे कम में क्या करा है? सब्सक्राइब किया है। और तीसरी सिचुएशन आ जाती है कि आपने जितना ऑफर किया है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आपके पास में आ चुके है, उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आपके पास में आ चुके हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी के पास में 2 ऑप्शन है कि भैया फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे 80,000 को एक्सेप्ट करो, 20,000 को रिफंड दे दो, और नहीं तो क्या करो? प्रो राटा बेसिस पे उसका क्या करो? अलॉटमेंट करो। क्लियर है बात? उसके बाद में जो तीसरा टाइप का अपन ने ये देखा था, सॉरी चौथे टाइप का जो अपन ने शेयर कैपिटल देखा था, दैट वाज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप का मतलब होता है जितना कंपनी ने पैसा मंगवाया है, अमाउंट कॉल्ड अप बाय कंपनी। कंपनी ने जितना अमाउंट मंगवाया है उसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड अप बोला जाता है। और पेड अप का मतलब होता है कि भैया एक्चुअल में शेयर होल्डर ने कितना पे किया है। पेड अप, पेड अप शेयर कैपिटल। अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर। अमाउंट एक्चुअली पेड बाय शेयर होल्डर। तो भैया ये 5 टाइप के अपन ने क्या देख लिए थे कल? शेयर कैपिटल देख लिए थे। अब एक बात समझो, एक चीज जो मेरे को यहाँ पे बतानी थी आपको कि ये जो पब्लिक है, वंस दे सब्सक्राइब टू द शेयर एंड वंस द सब्सक्रिप्शन इज एक्सेप्टेड, ये क्या बन जाते हैं? हमारे शेयर होल्डर्स बन जाते हैं। ये बन जाते हैं हमारे शेयर होल्डर्स। अगेन ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्लियर? समझ आई बात? तो दिस वॉज ऑल दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर। ओके, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, कि भैया कंपनी कैसे पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, पब्लिक से कैसे पैसे मंगवाती है, कितने टाइप में इशू होता है, कितने टाइप से पेमेंट मंगवाया जा सकता है, फिर ये जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, इनको कंपनी कैसे रिकॉर्ड करती है, कैसे जर्नल एंट्रीज मारती है, ये सारी चीजें अपने को अभी समझनी है। तो मेरे प्यारे मुन्ना, जब भी कोई कंपनी शेयर्स को इशू करती है पब्लिक को, तो डायरेक्टली शेयर चिपका देती है क्या पब्लिक को? बिल्कुल भी नहीं। क्या कंपनी ऐसा करती है कि अरे नहीं मेरे शेयर्स तो तुमको ही रखने और तुमको मेरे को पैसा देना ही है? अरे ये तो जबरदस्ती हो गई। कंपनी ऐसा करती है क्या? नहीं। कंपनी क्या करती है? कंपनी सबसे पहले पब्लिक को एक प्रोस्पेक्टस देती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्रोस्पेक्टस? आप एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझो, कैटलॉग। जब भी अपन किसी का कैटलॉग देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? लुभाने वाली चीज होती है कि आपने हमारे कंपनी के प्रोडक्ट को क्यों परचेस करना चाहिए। वैसे ही कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मतलब उसके अंदर पब्लिक को लुभाती है, पब्लिक को मोटिवेट करती है, पब्लिक को प्रोत्साहित करती है कि भैया हमारे कंपनी के शेयर्स क्यों अच्छे हैं। मार्केट में इतनी कंपनीज है, मार्केट में इतने लोग शेयर बेच रहे हैं, इतनी कंपनीज शेयर बेच रही है, फिर हम ही क्यों? ये सारी बातें प्रोस्पेक्टस में लिखी होती है। अब प्रोस्पेक्टस के साथ में कंपनी और एक चीज देती है जिसको बोलते हैं एप्लीकेशन। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन। ये दोनों भी चीजें चली जाती है किसके पास में? पब्लिक के पास में। अगेन कंपनी अपने शेयर्स ऑफर नहीं कर रही है, कंपनी ने बस एक प्रोस्पेक्टस दिया है लोगों को लुभाने के लिए कि आप आइए और हमारे कंपनी के शेयर्स को क्या करिए? परचेस करिए। मेरे प्यारे मुन्ना, थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में घुसूंगी, मुझे एक बात बताओ, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इस प्रक्रिया को बोला जाता है मैम इन्विटेशन टू ऑफर। क्या बोला जाता है? इन्विटेशन टू ऑफर।
कि मतलब हम पब्लिक को क्या कर रहे हैं, हम पब्लिक को लुभा रहे हैं कि भैया आप आइए और हमारे शेयर्स को क्या करिए, खरीदिए। अब पब्लिक क्या करेगी, पब्लिक प्रोस्पेक्टस देखेंगी, प्रोस्पेक्टस में से सारा एनालिसिस करेगी और एनालिसिस करने के बाद में डिसाइड करेगी कि हमें शेयर्स को परचेस करना है या नहीं करना है। ठीक है, कंपनी ने अभी तक शेयर्स बेचे नहीं है, कंपनी ने सिर्फ मार्केट में अपने शेयर्स को ओपन किया है और पब्लिक को बोला है कि आप आइए और हमारे शेयर्स को क्या करिए, खरीदिए। अगर पब्लिक को आपके शेयर्स पसंद आ गए, पब्लिक दो ही चीजें करेगी मेरे प्यारे मुन्ना, बात को समझ, या तो पब्लिक आपके शेयर्स को परचेस करेगी या तो नहीं करेगी। अगर पब्लिक ने सोचा हमको परचेस नहीं करना है तो आगे कोई भी बात नहीं बढ़ेगी। आप ये नहीं बोल सकते हो, मतलब कंपनी पब्लिक को ये नहीं बोल सकती कि अरे मैंने तेको प्रोस्पेक्टस इशू किया, ऐसे कैसे तू शेयर नहीं परचेस कर रहा, नहीं परचेस कर रहा हूंगा तो प्रोस्पेक्टस का पैसा वापस कर, ऐसा कंपनी पब्लिक को नहीं बोल सकती। ठीक है, तो अगर पब्लिक को परचेस नहीं करना है, बात उधर ही खत्म हो जाएगी, कोई आगे बात ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर पब्लिक को परचेस करना है, पब्लिक को आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए, तो पब्लिक क्या करेगी पता है आपको, पब्लिक आपको ये एप्लीकेशन देगी, जो एप्लीकेशन आपने पब्लिक को दिया था उसको भरेगी एप्लीकेशन को, और उसके साथ में आपको देगी पैसा। आपको क्या देगी, पैसा। पब्लिक क्या करेगी, आपको देगी पैसा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, थोड़ा सा अगेन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चली जाऊंगी कि पब्लिक आपको एप्लीकेशन दे रही है और साथ में दे रही है पैसा। किसके लिए दे रही है पैसा, शेयर के लिए। मतलब अब पब्लिक कंपनी को क्या बोल रही है कि भैया ये ले पैसे और मुझे तेरे शेयर्स दे। मतलब पब्लिक कंपनी को क्या पूछ रही होंगी कि अगर मैं आपको पैसा दूं तो क्या आप मुझे शेयर दोगे। A willingness to do something, पब्लिक कंपनी को बता रही है willingness to do something। मेरे प्यारे मुन्ना और मेरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेताज बादशाह हो, मेरे को एक बात बताओ, इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलेंगे, इस प्रक्रिया को जो पब्लिक अपने कंपनी के साथ कर रही है इसको अपन क्या बोलेंगे, मुझे बताओ मैम। इस प्रक्रिया को बोला जाता है ऑफर। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ऑफर। कि पब्लिक क्या कर रही है, आपको पैसा दे रही है। पब्लिक आपको क्या कर रही है, पैसा दे रही है, ये बोल के कि भैया हमको शेयर्स दोगे क्या। अगेन बात को समझो, पब्लिक ने अभी आपके पास अप्लाई किया है, प्लीज हमको आपके शेयर दे दो। पहले अपन पब्लिक के पास में अप्लाई करते, मतलब पहले अपन पब्लिक को बोलते कि प्लीज आप हमारे कंपनी के शेयर्स परचेस करोगे क्या, ये प्रोस्पेक्टस देखने के बाद फिर पब्लिक डिसाइड करती है परचेस करना है नहीं करना है। अगर पब्लिक ने डिसाइड कर लिया परचेस करना है, पब्लिक आएगी और पब्लिक कंपनी को क्या बोलेगी, प्लीज 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 ये रख लो पैसे और हमको क्या दे दो, शेयर्स दे दो। कंपनी ने अभी तक शेयर्स दिए हैं क्या, कंपनी ने अभी तक शेयर्स नहीं दिए हैं। अब कंपनी के हाथ में बात चली गई मेरे प्यारे बच्चों कि कंपनी के शेयर्स देने हैं या नहीं देने हैं। अगर नहीं देने हैं तो बात उधर ही खत्म हो जाएगी। नहीं देने हैं, अगर कंपनी को शेयर नहीं देने हैं तो कंपनी क्या करेगी, ये जो पैसा लिया है वो क्या कर देगी, रिटर्न कर देगी। अगर कंपनी को नहीं देने आपको शेयर्स तो कंपनी क्या कर देगी, आपको पैसा रिफंड कर देगी। लेकिन अगर कंपनी का आंसर यस है, ठीक है, अगर नो है तो रिफंड मनी रिसीव्ड, जो मनी आपको मिला है, मतलब कि ये एप्लीकेशन मनी जो आपको मिला है वो आपको क्या करना है, रिफंड करना है। लेकिन अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है आपके पैसे को और बोल रही है कि यस हम आपको क्या कर देंगे, हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स दे देंगे। हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसको बोला जाता है, बोलो मेरे प्यारे बच्चे, ऑफर को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैम एक्सेप्टेंस। उसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंस। कंपनी जब एक्सेप्ट कर लेगी तो इस प्रक्रिया को कंपनीज एक्ट में बोला जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इसको क्या बोला जाता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। पहले पब्लिक ने क्या करा, अप्लाई करा, कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो ठीक है, सॉरी कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो पैसा रिफंड हो जाएगा, जो पैसा आपने दिया हुआ है। अगर कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे मुन्ना, अब जो मैं बात बोलने वाली हूँ उसको ना 400% कॉन्सेंट्रेशन के साथ में समझना। पब्लिक ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया है, पब्लिक ने आपको क्या दिया है, एप्लीकेशन का पैसा। अगर मैं इसको शुद्ध बिजनेस वाली लैंग्वेज में बोलूं तो एक प्रकार से कंपनी ने आपको एडवांस दिया है कि भैया हमको शेयर दे दो, एडवांस दिया है ना। अब मेरा आपसे सवाल है, इस कंपनी के लिए ये जो एप्लीकेशन आया है ये एडवांस है या ओन्ड मनी है, मतलब ये लाइबिलिटी है या खुद का पैसा है। ये जो एप्लीकेशन पे पैसा पब्लिक ने कंपनी को दिया है, ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है कि खुद का कमाया हुआ पैसा है, खुद का पैसा है। अरे कैपिटल भी खुद का ही पैसा होता है, अपन स्टिल उसको लाइबिलिटी मानते हैं। पर मेरे को बताओ क्या ये कैपिटल का पैसा है या ये सिर्फ एक एप्लीकेशन मनी है। मैम ये एक मियर एप्लीकेशन मनी है।
क्यों? क्योंकि अगर हमने उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया तो अपने को पैसा क्या करना है, रिफंड करना है। मतलब अल्टीमेटली ये जो पैसा हमारे पास आ रहा है मैम, हो सकता है हमें ये क्या करना पड़े, पब्लिक को वापस रिटर्न करना पड़े। तो मैं आपको बोलूंगी कि इस पैसे को अपन क्या मान के चलेंगे, इस पैसे को अपन एक टेम्पररी लाइबिलिटी मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? टेम्पररी लाइबिलिटी मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है अपने को रिफंड करना पड़े। अरे देखो, एक सादा एग्जांपल लेती हूँ। आप एक दुकान में जाते हो, ठीक है, ये एक दुकान है, आप एक दुकान में जा रहे हो, आपने दुकान में से, मेरे को पता है ये घर है, मेरे ड्राइंग पे किसी ने क्वेश्चन उठाया ना, घर में घुस के मारूंगी। ये एक दुकान है, आप दुकान में गए, आपको एक ड्रेस चाहिए था, ठीक है, एक मस्त सुंदर सुशील सी लड़की है, वो दुकान में गई, उसको चाहिए था एक ब्लैक कलर का ड्रेस, और एक ब्लैक कलर का ड्रेस उसको पसंद आ भी गया था, पर सीन हो गया था कि साइज नहीं मिल रहा था। अब लड़की हमारी एक्स्ट्रा 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 स्मॉल साइज की है, जीरो फिगर के चक्कर में वो बन गई निगेटिव फिगर। अब वो साइज का ड्रेस दुकानदार के पास में है ही नहीं, तो दुकानदार उसको क्या बोलता है कि मैडम आप एक काम कीजिए, आप कल आइए, मैं आपको कल ड्रेस ला कर देता हूं। ये खुश कि चलो भाई दुकानदार ला के देगा, पर दुकानदार की एक कंडीशन रहती है कि मैम आपको पेमेंट आज ही करना पड़ेगा। आपको पेमेंट क्या करना पड़ेगा? आज ही करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल 2000 रुपए का ड्रेस है, ये लड़की आज पेमेंट कर देती है। मेरे को एक बात बताओ, दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये 2000 रुपए क्या अपनी मेहनत की कमाई है? नहीं मैम, ये तो बस एक मियर एडवांस है। ड्रेस के बदले में कल जब ये लड़की आएगी तब दो चीजें होंगी, कल जब ये लड़की दुकान में आएगी तब दो चीजें होंगी, या तो ड्रेस रहेगा या तो ड्रेस नहीं रहेगा। दो चीजें होंगी ना, या तो ड्रेस रहेगा या तो ड्रेस नहीं रहेगा। अगर ड्रेस है तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2000 रुपए ये हो जाएगी इस दुकानदार की इनकम। लेकिन अगर ड्रेस नहीं है तो ये क्या करना पड़ेगा, 2000 रुपए रिफंड। क्या करना पड़ेगा? 2000। मतलब जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं होती ये मेरे लिए क्या बन चुकी है, लाइबिलिटी बन चुकी है। जब तक कोई चीज फाइनलाइज नहीं हो जाती ये मेरे लिए क्या बन चुकी है, लाइबिलिटी बन चुकी है। अगर फाइनलाइज हो जाए तो ये मेरी मेहनत की कमाई, अगर फाइनलाइज नहीं हुई तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर होता है मेरे प्यारे मुन्ना, जब पब्लिक आपको एप्लीकेशन मनी दे रही है, दो चीजें होती है, दो चीजें होती है, या तो कंपनी उसको एक्सेप्ट कर रही है या तो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब आपके दिमाग में भी ये चीज आई होंगी कि मैम ये क्या रद्दड़पन है। ठीक है, पहले आप खुद जाके भीख मांग रहे हो लोगों के पास कि प्लीज हमारे कंपनी के शेयर्स को आप सब्सक्राइब करोगे क्या, फिर कंपनी सब्सक्राइब कर रही है तो आप उनको मना करके रिफंड दे रहे हो। अगर यही सब करना था तो आपने प्रोस्पेक्टस ही इशू क्यों किया? तो मेरे प्यारे मुन्ना बात को समझ, अगर कंपनी का फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है ना, जब कंपनी का फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, कंपनी वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर ही लेती है, रिफंड का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्योंकि कंपनी को पैसे की जरूरत है रे, तो वो ऑलरेडी एक्सेप्ट करती ही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फुल सब्सक्रिप्शन? जितने शेयर्स मार्केट में ऑफर किए हैं उतने पूरे के पूरे लोगों ने एक्सेप्ट किए हैं, पहला चीज। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने जितने शेयर्स ऑफर किए हैं लोगों ने उससे कम शेयर्स को परचेस किए। जस्ट टॉक लाइक एन प्रोडक्ट, ठीक है, एक आधा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है जो एडवांस पे बिकता है, मतलब आप पहले एडवांस पेमेंट करो फिर हम उसको क्या करेंगे, मार्केट के अंदर बेचेंगे। तो भाई कंपनी ने बोला हम लोग 100 प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, मतलब मार्केट में आपने बोला है कि आप 100 प्रोडक्ट खरीद सकते हो। 150 प्रोडक्ट के लिए डिमांड आ चुकी है, 150 प्रोडक्ट के लिए लोगों ने आपको एडवांस दे दिया है, वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो आपको क्या करना है, वो 50 प्रोडक्ट के लिए पैसा क्या करना है, रिटर्न करना है। लेकिन अगर आपने 100 प्रोडक्ट मार्केट में दिए हैं और 100 के 100 प्रोडक्ट बिक गए, उसको क्या बोलते हैं अपन, फुल सब्सक्रिप्शन। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने 100 प्रोडक्ट मार्केट में बेचने के लिए ऑफर किए, 80 प्रोडक्ट ही बिके हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन, मतलब अभी भी 20 प्रोडक्ट बेचने का स्कोप आपके पास में। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होता है कि फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है या अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, तो कंपनी आपका एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके आपको अलॉट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है
ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, मतलब आपने जितने ऑफर करे उससे ज्यादा के लिए लोगों का एडवांस आ चुका है, तो भैया वो एडवांस का पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही समझो कि अगर एक्स्ट्रा का पैसा आ रहा है वो पूरा का पूरा एक्स्ट्रा का पैसा आप क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो। आगे चल के अपन इसके अंदर और एक पॉसिबिलिटी देखेंगे कि कंपनी क्या कर रही है, प्रो राटा अलॉटमेंट कर रही है। मतलब कंपनी क्या बोल रही है कि पूरा पैसा किसी को रिफंड नहीं होगा, उसमें से कुछ पैसे का आपको शेयर अलॉट किए जाएंगे और कुछ पैसे आपको क्या किए जाएंगे, रिफंड किए जाएंगे। वो बात का प्रोसीजर है, वो बाद में देखेंगे, पर अभी के लिए समझो कि पूरा का पूरा जो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है वो कंपनी क्या कर रही है, वापस कर रही है। वो कंपनी क्या कर रही है, वापस कर रही है। अब जब कंपनी, ठीक है, अब जब कंपनी आपके पैसे को एक्सेप्ट कर लेती है और आपको शेयर अलॉट करती है, तो बेटा ये जो लाइबिलिटी का पैसा है, ये जो टेम्परेरी लाइबिलिटी आपकी है, जैसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा पब्लिक को, जैसे ही अलॉटमेंट ऑफ शेयर होगा पब्लिक को, ये जो एप्लीकेशन का पैसा आपको मिला था, जो आपकी टेम्परेरी लाइबिलिटी थी, वो काय में कन्वर्ट हो जाएंगी, वो कन्वर्ट हो जाएगी शेयर कैपिटल में। वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, शेयर कैपिटल में। वो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, शेयर कैपिटल में। और ये अब आपकी क्या बन जाएगी, ये आपकी सबसे पहले बन जाएगी ओन्ड फंड्स। मतलब आपको ये पैसा कब रिटर्न करना है, जब इसके टर्म्स खत्म हो गए। अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो जब रिडम्पशन है तब आपको पैसा रिटर्न करना है, और अगर इक्विटी है तो फिर तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सीधा वाइंडिंग अप पे अपने को क्या करने का है, पैसे को रिटर्न करने का है, ओन फंड हो जाता है। और मेरे को एक बात बताओ, कैपिटल ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है कि असेट है? मैम ये अगेन लाइबिलिटी है, पर ये कैसी लाइबिलिटी है, ये अपनी लाइबिलिटी है परमानेंट। ये कैसी है, ये अपनी लाइबिलिटी है परमानेंट। वंस द शेयर आर अलॉटेड पब्लिक कैन नॉट डिमांड द रिफंड। वंस द शेयर आर अलॉटेड, क्या पब्लिक रिफंड डिमांड करेगी क्या? नहीं, रिफंड डिमांड नहीं होगा, लेकिन इसका रीपेमेंट होगा एट द एंड, जब भी उसके टर्म्स खत्म होंगे। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, परमानेंट लाइबिलिटी बन जाएगी, ये अपनी ओन्ड फंड बन जाएगी। सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि भैया व्हाट इज द जर्नल एंट्री। ठीक है, अब जर्नल एंट्री होगी कैसे, तो वो बताने के पहले एक चीज और समझ लो कि यहाँ पे आपने पैसा मंगवाया है, कंपनी क्या कर रही है, पैसा मंगवा रही है। मेरे प्यारे मुन्ना, कंपनी के पास में ना दो ऑप्शन होते हैं ये पैसा मंगाने के। कितने ऑप्शन होते हैं? दो ऑप्शन होते हैं कंपनी के पास में। पहला ऑप्शन होता है कि कंपनी आपको बोलती है पूरा पेमेंट एक साथ कर दो, लंप सम पेमेंट। क्या कर दो, आप एप्लीकेशन कर रहे हो ना, जितने रुपए का शेयर है वो पूरे एक साथ दे दो, जितने रुपए का शेयर है वो क्या कर दो, पूरा एक साथ दे दो। ठीक है, और या तो वो बोलती है कि आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो। आप क्या करो, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करो, कि भैया थोड़ा पैसा अभी दे दो, थोड़ा पैसा बाद में दे दो, बचा हुआ पैसा और बाद में दे दो। तो जैसे भी उनके टर्म्स एंड कंडीशन है, दो तरीके से आपसे पेमेंट मंगवाया जा सकता है। और ये जो इशू होने वाला है, ये जो कंपनी आपको इशू करने वाली है, इशू ऑफ शेयर्स, ये भी दो तरीके से होता है। या तो आपको इशू होगा पार पे, या आपको इशू होगा काय पे, प्रीमियम पे। पार पे इशू करने का मतलब होता है कि आपकी फेस वैल्यू और आपकी इशू प्राइस क्या है, इक्वल है। मतलब 10 रुपए का शेयर आप मार्केट में भी कितने में बेच रहे हो, 10 रुपए का बेच रहे हो। और प्रीमियम का मतलब होता है कि इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू। इशू प्राइस इज मोर देन फेस वैल्यू, मतलब हमारे कंपनी के शेयर वैसे तो 10 रुपए के, पर मार्केट में हमारी इतनी रेपुटेशन है, हमारी इतनी जान पहचान है, हमारी इतना वर्चस्व है मार्केट के अंदर कि हम हमारे 10 रुपए के शेयर को 100 रुपए में भी बेच सकते हैं। तो 90 रुपए का क्या हो जाएगा, आपका प्रीमियम हो जाएगा। 90 रुपए का क्या होगा, आपका प्रीमियम होगा। एक बात को समझना मेरे प्यारे मुन्ना, कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकती है क्या? नो इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट। क्या कंपनी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू कर सकती है क्या? डिस्काउंट का मतलब होता है इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू। क्या कंपनी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती मैम। क्या कंपनी कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। और वैलिड भी है ना, तुम बात को समझो कि तुम्हारी जो ओरिजिनल वैल्यू है तुम उससे कम में इशू कर रहे हो। मतलब तुम्हारी क्या इतनी रद्दड़ इमेज है क्या मार्केट में कि लोग कोई तुमको 10 रुपए भी देने को रेडी नहीं है। अगर तुम्हारे कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए और तुम उसको 8 रुपए में बेच रहे हो, क्या तुम्हारी इतनी कहीं गुजरे दिन आ गए कि तुम तुम्हारी वैल्यू को कम कर रहे हो? तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए कंपनीज एक्ट ने बोला कि भैया डिस्काउंट पे तो इशू होगा ही नहीं। पहले डिस्काउंट पे इशू किया जाता था, अब नहीं होगा।
अब आप क्या कर सकते हो, सिर्फ पार पे इशू कर सकते हो या क्या कर सकते हो, प्रीमियम पे इशू कर सकते हो. सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो दैट हैपेंस इन द इशू ऑफ शेयर्स. ठीक है. सो दिस इज द एंटायर सिनेरियो ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. अब समझते हैं कि मैम सिनेरियो तो हमको कल ही समझ गया था, पर आप अभी हमको बताओ कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी. तो बेटा देखो, इसकी अकाउंटिंग के लिए ना अपने को दोनों सिनेरियोस को और दोनों पॉसिबिलिटीज को समझना पड़ेगा. अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स. अब इसमें सबसे पहले समझो कि इशू ऑफ शेयर्स के पहले कंपनी डिसाइड क्या करती है कि अपने को लमसम पेमेंट मंगाना है या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मंगाना है. ठीक है. देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. पहले ये कंपनी डिसाइड कर ली थी पैसा मंगाना कैसे, कि भाई अपन एक साथ पैसा मंगाने वाले हैं या अपन इनको बोलेंगे कि तुम इंस्टॉलमेंट में दो. कंपनी असेस करेगी ना अपने को अभी कितनी डिमांड है, बाद में कितनी डिमांड लगने वाली है, अभी पूरा पैसा मंगा लेंगे तो उसको यूज कर पाएंगे क्या अपन, ये सब कंपनी डिसाइड करती है. और पहले तो कंपनी ये बताती है कि अपने को लमसम पेमेंट चाहिए या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट चाहिए. पहले तो ये चीज डिसाइड होती है. कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए लमसम पेमेंट. अब लमसम पेमेंट का मतलब क्या होता है, लमसम पेमेंट का सिंपल सा मीनिंग होता है एंटायर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन. मतलब इनका बोलना क्या होता है कि भैया कंपनी में जब भी लोग अप्लाई कर रहे हैं शेयर्स के लिए, पूरा पैसा एक साथ ही दे दो. अगर हमको आपको शेयर अलॉट करने तो पूरा पैसा रख के आपको शेयर मिल जाएगा. अगर हमको आपको शेयर अलॉट नहीं करने तो भैया आपका पूरा का पूरा पैसा हम क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे. अब अपने दिमाग में ये चीज मत दौड़ाना कि मैम अगर कंपनी भाग गई तो कंपनी भाग नहीं सकती. पहली बात, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन. दूसरी बात, कंपनी के ऊपर बैठा है कंपनीज एक्ट. और तीसरी बात, कंपनी के सिक्योरिटीज के ऊपर, कंपनी के शेयर्स के ऊपर बैठा है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. तो कंपनी भाग नहीं सकती आपके पैसे को लेके. द सेफेस्ट मनी टू इन्वेस्ट इज द शेयर मार्केट, क्योंकि जितना पैसा इन्वेस्ट किया है उतना तो रिटर्न आएगा ही. अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो, अगर शेयर्स मिले तो उसके बाद में तो मार्केट फ्लक्चुएशन के मार्केट फ्लक्चुएशन को ध्यान में रख के आपको पैसा रिटर्न मिलेगा. बट जब तक आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते, योर मनी इज सेफ, क्योंकि जितना पैसा दिया है उतना तो आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा. अब लमसम पेमेंट है. अब अगेन दो चीजें कंपनी डिसाइड करती है कि भैया अपने को पार पे इशू करना है कि प्रीमियम पे इशू करना है. अरे पहले डिसाइड कर लेती पब्लिक से पैसा मंगाना कैसे, फिर डिसाइड करती है कि बेटा अपने को पार पे इशू करना है या प्रीमियम पे इशू करना है. इशू एट पार मतलब कि आपका फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू इशू प्राइस, और इशू एट प्रीमियम मतलब इशू प्राइस मोर देन फेस वैल्यू. पहले तो ये डिसाइड होता. अब चलो कंपनी ने डिसाइड करा कि अपन क्या करने वाले हैं, इशू एट पार करने वाले. अपन क्या करने वाले हैं, इशू एट पार करने वाले. सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई है, सारा तुमने डिसीजन ले लिया. अब अपन सीधी बात करने वाले किसकी, अकाउंटिंग की. अपन क्या बात करने वाले हैं, अकाउंटिंग की, कि मैम अब अपन अकाउंटिंग करने कैसे वाले. तो उसके लिए वापस आ जाओ यहाँ पर, वापस आ जाओ इस डायग्राम में. ये डायग्राम बनाया ही इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको क्या बनाया है, बताया है, स्टेजेस बताए हैं. ठीक है. अब इस पूरे डायग्राम को देख के जब आपने समझा, मेरे को बताओ पहली स्टेप क्या है. पहली स्टेप क्या है इशू ऑफ शेयर्स की, कि मैम पहली स्टेप है कि अपन क्या कर रहे हैं, लोगों को ऑफर कर रहे हैं, इन्विटेशन टू ऑफर कर रहे हैं. अपन उनको क्या कर रहे हैं, प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं. मेरा आपसे सवाल है, ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या, लोगों को प्रोस्पेक्टस देना कोई ट्रांजैक्शन है क्या, इसके कोई टू वे इफेक्ट दिख रहे हैं क्या तुमको, नहीं. ये तो वन साइडेड है ना. आपने सिर्फ पब्लिक को क्या दिया है, अभी तक प्रोस्पेक्टस दिया है, ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या, नहीं. मेरे प्यारे मुन्ना मेरे को एक बात बता, अगर ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो इसकी कोई अकाउंटिंग होंगी क्या. अरे कॉमन सेंस की बात है यार. दिशा मैम ने चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाया, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाया हुआ है, समस्त ब्रह्मांड ने आपको ये चिल्ला चिल्ला के सिखाया हुआ है कि ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड अकाउंटिंग कब होती है, जब कोई ट्रांजैक्शन होता है. अगर मेरे को कोई जर्नल एंट्री मारनी है, पहली एंट्री मारनी है, तो वो तब मारूंगी ना जब मेरा कोई ट्रांजैक्शन रहेगा. अगर मेरा कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं तो मैं अकाउंटिंग करूंगी क्या, नहीं. तो इनविटेशन ऑफ ऑफर पे कोई अकाउंटिंग होंगी क्या, नहीं. मैंने बहुत से बच्चों को देखा है वो इनविटेशन मतलब ये जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है ना, इसकी भी अकाउंटिंग करते हैं. अरे मैंने देखा है अपनी आंखों से, मैंने एक सर्टिफाइड आंसर शीट की कॉपी देखी है, कोई सेल्फ स्टडी वाला ही बच्चा होगा, क्योंकि अगर आप किसी फैकल्टी से पढ़ रहे हो
तो कोई फैकल्टी आपको ये वाला सिखाती नहीं है कि भैया प्रोस्पेक्टस इशू करने की भी कोई अकाउंटिंग एंट्री होती है, ठीक है। पर बच्चे करते हैं, बच्चे पता है तुमको एंट्री क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये बोल के कि मैम प्रोस्पेक्टस बनाया वो एक्सपेंस हो गया है और बैंक में से पैसा गया है। अरे बेटा उसका और इशू ऑफ शेयर्स का कोई लेना देना नहीं है, वो नॉर्मल एक्सपेंस है आपका, उसका और इसका कोई लेना देना नहीं है। अपन इशू ऑफ शेयर्स की अकाउंटिंग एंट्री कर रहे हैं अभी, वो एक्सपेंस की नहीं कर रहे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या होता है मेरे को बताओ, दूसरा स्टेप होता है कि पब्लिक के पास में आपका प्रोस्पेक्टस पहुंचता है। अच्छा अब ना और एक चीज समझो, यहाँ पे बच्चों के दिमाग में ना ये क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन आता है कि मैम अपन ने प्रोस्पेक्टस दिया पब्लिक को, पब्लिक ने अपने से प्रोस्पेक्टस ले लिया, कल को अगर पब्लिक डिसाइड करती है कि अपने को शेयर्स इशू नहीं करना, तो क्या अपन उनसे प्रोस्पेक्टस का पैसा मंगवाते हैं क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऑब्वियसली नॉट। क्लियर? तो भाई पब्लिक ने डिसाइड कर लिया कि अपने को क्या करना है, आपके कंपनी के शेयर्स को परचेस करना है। अगर परचेस नहीं करना है तो बात खत्म हो गई, लेकिन अगर आपके कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब करना है तो सेकंड चीज क्या हो रही है, सेकंड फ्लो क्या हो रहा है कि पब्लिक आपको क्या दे रही है, एप्लीकेशन प्लस मनी दे रही है। मेरा आपसे सवाल है, ट्रांजैक्शन है क्या? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो ट्रांजैक्शन है क्या। पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को नहीं सोचना, अपन दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे, अपन सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। थिंक फॉर योरसेल्फ, राइट? मेरे को बताओ, एप्लीकेशन प्लस मनी आपको रिसीव हुआ है, इज इट अ ट्रांजैक्शन इन योर आइज, इन द आइज ऑफ द कंपनी? यस मैम। कैसा ट्रांजैक्शन है? पैसा इनकमिंग है मैम। अगर कैश है तो कैश इज इनकमिंग, और अगर बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर। और ये पैसा आपको दे कौन रहा है? पब्लिक दे रही है मैम। पैसा हमको कौन दे रहा है? पब्लिक दे रही है। पब्लिक आपको पैसा क्यों दे रही है? पब्लिक आपको पैसा दे रही है शेयर एप्लीकेशन का। पब्लिक इज द गिवर। तो अपन पब्लिक का अकाउंट नहीं बनाते, अपन एक एक आदमी का अकाउंट नहीं बनाते, क्योंकि अपन वो अपने है ही नहीं अभी तक। तो अपन क्यों जबरदस्ती अपने बुक में लोगों का अकाउंट बनाए? तो अपन क्या करते हैं, अपन एक ब्लॉक अकाउंट बनाते, ठीक है, जिसको बोला जाता है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये जो एप्लीकेशन पे तुमको मिल रहा है, ये तुम्हारी क्या है, लाइबिलिटी है। ये तुम्हारी क्या है, लाइबिलिटी है। और दिशा मैम ने चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया हुआ है। जिन्होंने नहीं पढ़ा दिशा मैम से, वो समझ लो कि उन्होंने सही में चिल्ला चिल्ला के आपको पढ़ाया है कि जब भी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है या जब भी कोई लाइबिलिटी बढ़ती है तो अपन वो लाइबिलिटी को क्रेडिट करते कि डेबिट करते रहे। ओ भाई देखो, मेरे को दिशा मैम पे पूरा भरोसा है, अगर तुमको आंसर नहीं आ रहा है तो तुम्हारे में खोट है, ठीक है। मेरे को बताओ, अगर मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है या मेरी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, मैं लाइबिलिटी के अकाउंट को क्रेडिट करूंगी या डेबिट करूंगी? ऑब्वियसली क्रेडिट करूंगी। और यहाँ पे ये मेरी टेम्पररी लाइबिलिटी है मैम, पर लाइबिलिटी तो है। तो भाई इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी? जब आपके पास में पैसा रिसीव होगा मैम, इसकी एकदम, अब आपने इतना प्यारा सिखाया है मैम, इसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट एक तो बैंक में आपको पैसा रिसीव होगा या आपको कैश में पैसा रिसीव होगा। दोनों ही केस में वो क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, मैं बैंक अकाउंट ही लूंगी क्योंकि आजकल कोई भी कैश में पैसा नहीं लेता, सब लोग बैंक में ही पैसा लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू किसने दिया है पैसा आपको? पब्लिक ने पैसा दिया है। किसके लिए दिया है आपको? शेयर एप्लीकेशन के लिए दिया है। ये आपका खुद का पैसा है या लाइबिलिटी का पैसा है? मैम लाइबिलिटी का पैसा है। क्या रहेगा? शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट being money received towards share application। नरेशन लिखना पड़ता, being application received on application, being application received on application। क्लियर? पहली चीज। अब आपके पास में बैंक में पैसा आ गया, अभी तक अपन ने शेयर्स लोगों को दिए नहीं है, बस लोगों से पैसा मंगवाया है। अब यहाँ पे अगेन दो सिचुएशन आती है मैडम, यहाँ पे क्या आती है? दो सिचुएशन आती है। पहली सिचुएशन है या तो फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। क्या है? फुल सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है। इसमें अपने को कुछ भी एडिशनल चीज करने की जरूरत है क्या? नहीं मैम। लेकिन अगर हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई ना मैम, अगर हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया कि अपन ने 100 शेयर्स मार्केट में इशू किए थे और 150 के लिए अपने को क्या आ चुका है, एप्लीकेशन आ चुका है, तो अपने को 50 क्या करने पड़ेंगे? 50 शेयर के लिए जो पैसा आया है वो अपने को क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। मेरे प्यारे मुन्ना, थोड़ा सा दिमाग लगा, रिफंड करना है, रिफंड करना है। पैसा कहां से जाएगा?
अब पब्लिक के पास पैसा जाएगा, अब तुम्हारे पास पैसा नहीं आएगा, अब पब्लिक के पास पैसा जाएगा। कहां से जाएगा मेरे को बताओ? बैंक से ही जाएगा। जहां पैसा मिला है वहीं से पैसा जाएगा ना, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। और मेरा तुमसे सिंपल सवाल है कि ये जो पैसा तुम रिटर्न कर रहे हो, क्या ये तुम्हारी जो पहले तुमने लाइबिलिटी क्रिएट की थी अपने नाम पे, जो तुमने ये शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी क्रिएट की थी, क्या यही लाइबिलिटी कम हो रही है क्या? अरे भाई मेरे को एक बात बताओ, 150 शेयर्स के लिए आपको 15,000 रुपए रिसीव हुए। 150 शेयर्स के लिए आपको कितने रिसीव हुए हैं? 15,000 रिसीव हुए हैं। शेयर एप्लीकेशन में भी आपको कितने दिख रहे हैं? 15,000 दिख रहे हैं। मेरे को बताओ, इसमें से 5,000 तो आपको रिफंड करने पड़ेंगे, और इसमें से अगर 5,000 रिफंड करने हैं तो ये 15,000 में से कम होने वाले हैं। मतलब आपका शेयर एप्लीकेशन का पैसा क्या होने वाला है? कम होने वाला है। लाइबिलिटी क्या होने वाली है? कम होने वाली है। और भैया दिशा मैडम ने चिल्ला चिल्ला के आपको सिखाया है, मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के सिखाया है कि अगर मेरी लाइबिलिटी कम हो रही है तो क्या मैं उस लाइबिलिटी अकाउंट को डेबिट करूंगी या क्रेडिट करूंगी? कॉमन सेंस की बात है यार। अगर लाइबिलिटी बढ़ते वक्त क्रेडिट कर रहे हो तो लाइबिलिटी कम होते वक्त अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो अपन यहाँ पे क्या डाल देंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग मनी फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन रिफंडेड। अपन क्या कर रहे हैं? रिफंड कर रहे हैं। समझ आई क्या ये दो एंट्रीज आपको? अब मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, ये जो पैसा आपको मिला था, ये जो पैसा आपको मिला था, जो शेयर एप्लीकेशन के नाम पे अपन देख रहे थे, अपन जो शेयर एप्लीकेशन के नाम पे देख रहे थे, ये जो पैसा आपको मिला था, क्या ये आपकी सिर्फ टेम्पररी लाइबिलिटी है क्या? नहीं मैम, ये पैसा अपने को किस लिए मिला था? शेयर कैपिटल के लिए मिला था। लोगों ने इतनी मरमर करके अपने को पैसा क्यों दिया था? क्योंकि उनको कंपनी के शेयर्स चाहिए थे। उनको क्या चाहिए थे? कंपनी के शेयर्स चाहिए थे मैम। तो अब बारी आ जाती कि अपन उनको कंपनी के क्या दे दे? शेयर्स दे दे। अपन उनको कंपनी के क्या दे दे? शेयर्स दे दे। अब अपन जो उन्होंने अपने को एप्लीकेशन का पैसा दिया था उसको अपना पैसा बना रहे हैं, अपनी परमानेंट लाइबिलिटी बना रहे हैं। मतलब अपन ये शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कहां पर ट्रांसफर करने वाले हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। अपन क्या करने वाले? शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है वो कहां ट्रांसफर करने वाले हैं? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने वाले हैं। मेरा तुमसे एक बेसिक सा सवाल है, शेयर एप्लीकेशन टेम्पररी लाइबिलिटी, उसके अंदर जो पैसा पड़ा है वो ट्रांसफर हो रहा है शेयर कैपिटल में। जो शेयर एप्लीकेशन की लाइबिलिटी थी वो बढ़ रही है कि कम हो रही है? शेयर एप्लीकेशन की जो लाइबिलिटी थी, मतलब जो तुमको टेंशन था कि अरे ये पैसा अपने को रिफंड करना पड़ेगा, क्या अब अपने को वो रिफंड करना है? क्या नहीं करना है, पर अपने को अब उसको परमानेंट कैपिटल बनाना है। मतलब यहाँ की लाइबिलिटी खाली करके अपने को कहीं और लाइबिलिटी बढ़ाने की है। तो मेरे को बताओ, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? मैम शेयर एप्लीकेशन का अकाउंट डेबिट होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। और मेरे को बताओ, तुम्हारी परमानेंट लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है तो क्रेडिट ही करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और इसको बोला जाता है अलॉटमेंट। इसको क्या बोला जाता है? अलॉटमेंट। मतलब आप लोगों को क्या कर रहे हो? आप लोगों को शेयर्स क्या कर रहे हो? अलॉट कर रहे हो और अपनी एक परमानेंट लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हो। बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर्स, बीइंग शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर। तो भैया जब भी आप लमसम पेमेंट मंगा रहे हो और पार पे इशू कर रहे हो, सुना मेरी बात, लमसम पेमेंट मंगा रहे हो और पार पे इशू कर रहे हो, तो ये वाली अकाउंटिंग एंट्री आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है। ये वाली अकाउंटिंग एंट्री आपको क्या करनी है? फॉलो करनी है। क्लियर भाई? ठीक है। सो भाई दिस इज अबाउट इशू एट पार एंड आपने क्या मंगाया है? लमसम पेमेंट मंगवाया है। क्लियर। और अब बात करते हैं किसकी? इशू एट प्रीमियम पे। इसकी बात करते हैं इशू एट प्रीमियम। देखो यार, इशू एट प्रीमियम ना बहुत सेक्सी है और बहुत इजी है, उसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा का दिमाग नहीं लगाना होता है। इशू एट प्रीमियम पे
मेरे को बताओ, इशू एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि आप एक्स्ट्रा का पैसा चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो जब भी एप्लीकेशन के ऊपर पैसा आएगा, जब भी लोग एप्लीकेशन के इसमें आपको पैसा देने वाले हैं, वहां पे तो बाइफर्केशन का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा आपका जाता कहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। कहा जाता है, शेयर एप्लीकेशन में जाता है। तो वहां पे तो प्रीमियम का और शेयर कैपिटल का बाइफर्केशन करने की कुछ जरूरत है क्या? नहीं। मतलब पहली जो अकाउंटिंग एंट्री रहेगी, फिर आप इशू ऑफ एट पार कर रहे हो या इशू एट प्रीमियम कर रहे हो, पहली एंट्री तो सेम रहेगी, पहला ट्रांजैक्शन तो सेम ही रहेगा ना भाई। अरे ये जो प्रीमियम वाला सीन है, ये अलॉटमेंट के टाइम पे आता है कि आपको शेयर कैपिटल के लिए कितना पैसा मिला है, प्रीमियम के लिए कितना पैसा मिला है, पर पहला जो बैंक में पैसा आने की एंट्री वो तो सेम रहेगी, ठीक है। अब जब बैंक में पैसा आ जाएगा, अगेन दो चीजें रहेगी, या तो फुल सब्सक्रिप्शन है या तो अंडर सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। अगर फुल सब्सक्रिप्शन या अंडर सब्सक्रिप्शन है, कोई भी एक्स्ट्रा की एंट्री मारने की जरूरत है क्या? नहीं। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो पैसा एज इट इज अपन उनको वापस कर देंगे, जितना पैसा उनसे लिया था उतना का उतना वापस कर देंगे। अगेन शेयर प्रीमियम का तो कोई सवाल पैदा नहीं होता। मतलब इतनी एंट्रीज तो पूरी सेम ही रहने वाली है मेरे प्यारे मुन्ना। मेरे को एक बात बता, इतनी एंट्रीज तो सेम ही रहने वाली है। इतनी एंट्रीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर उसमें फुल सब्सक्रिप्शन हो रहा है या ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, यहां तक तो सब सेम ही रहेगा, ठीक है। पर अब जो तीसरी एंट्री अपन करने वाले ना, उसमें अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता, ठीक है। तीसरी एंट्री में पहली चीज तो सेम रहेगी कि जो शेयर एप्लीकेशन का टेम्पररी लाइबिलिटी क्रिएटेड था, शेयर एप्लीकेशन का टेम्पररी लाइबिलिटी क्रिएटेड था, वो तो कम ही होने वाला है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, शेयर एप्लीकेशन पे जो पैसा मिला था वो तो टेम्पररी लाइबिलिटी, वो तो खत्म ही होने वाली है। अब टू में, अब आपने जब ये शेयर एप्लीकेशन में पैसा लिया था, ये दो चीजों के लिए लिया था। अरे ये जो आपने बैंक में पैसा मंगवाया था पब्लिक से, पब्लिक ने आपको जो ये पैसा दिया है, ये पैसे में दो एलिमेंट है। ये पैसे में क्या है? दो एलिमेंट है। पहला एलिमेंट है कि उन्होंने आपको शेयर्स के लिए दिया है, उन्होंने आपको क्या दिया है? शेयर कैपिटल के लिए दिया है। और दूसरा उन्होंने आपको क्या दिया है? एक प्रीमियम अमाउंट दिया है। तो मेरे प्यारे मुन्ना, ये जो प्रीमियम का अमाउंट उन्होंने दिया है ना, ये आपका कैपिटल नहीं होता है, ये आपका कैपिटल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपके शेयर कैपिटल की वो वैल्यू ही नहीं है। आपके शेयर कैपिटल की वैल्यू 10 रुपए है। ऊपर जो 90 रुपए आपने कमाए हैं, लोगों ने आपको अगर 100 रुपए दिए हैं, तो 10 रुपए आपके शेयर के है और 90 रुपए आपने उनसे एक प्रीमियम मांगा है आपकी कंपनी के गुडविल के अगेंस्ट में, आपके कंपनी के परफॉर्मेंस के अगेंस्ट में। तो भैया ये अपना कैपिटल है क्या? ये अपना प्री ओन्ड पैसा है क्या? नहीं मैम। बट स्टिल क्या ये अपनी लाइबिलिटी क्या? क्योंकि इसको अपने को सही जगह पे ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सही जगह पे इस्तेमाल करना मतलब वो जगह जहां पे आपको कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला है कि ये आपको यूज करना है, राइट? वहीं पे अपन इसको क्या करने वाले हैं? यूज करने वाले। तो जब भी अपन ये अलॉटमेंट वाली एंट्री करेंगे, व्हेन द शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, तो भैया सबसे पहले अपने को शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि अपनी एक परमानेंट लाइबिलिटी बन रही है। और फिर आपको क्या क्रेडिट करना है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जो एक्स्ट्रा का एडिशनल पैसा जो आपने लोगों से मंगवाया है, जो एडिशनल पैसा आपने लोगों से मंगवाया है, वो आपको कहां पे डालना है? प्रीमियम अकाउंट पे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे डालना है, ठीक है। अगेन वही चीज रहेगी, बीइंग शेयर्स अलॉटेड एंड प्रीमियम क्रेडिटेड, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम को कुछ सिलेक्टेड जगह पे अपन क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते है। समझ आई बात? तो भैया जब भी आप कोई लमसम पेमेंट मंगा रहे हो, वेदर द इशू इज एट पार और इज एट प्रीमियम, आपको ये अकाउंटिंग एंट्रीज मारनी पड़ती। 3 ही अकाउंटिंग एंट्री मारनी है। कोई भी 30 मार खान वाला काम अपने को करना है क्या? नहीं करना है। क्लियर? चलिए मैं आपको लिखने का टाइम दूंगी, क्योंकि आपको ये लेट्स रिवाइज वाले से पूरा लिखने का है। तो एक काम करती हूँ, मैं इसको एक बार फुल स्क्रीन कर देती हूँ। ये लेट्स रिवाइज वाला जो चार्ट है, ये भी आपको बनाना है, क्योंकि ये आपको एग्जाम के पहले दिन बहुत मदद करेगा रिवाइज करने के लिए। मेरे को पता है लास्ट वाले सेशन में अपन ने चार्ट बनाया है, पूरा लिखा है, सब कुछ किया है, बट स्टिल आपको ये वाला चार्ट भी बनाना है,
राइट चलिए फटाफट से ये वाला एक चार्ट बना लीजिए। मतलब जितना भी मैंने लिखा है, ये देखो इशू ऑफ शेयर्स का जो पूरा सिनारियो है ये भी आपको लिखना है, फिर इसकी जो अकाउंटिंग एंट्री है ये भी आपको लिखना है। अब आप बोलेंगे कि मैम आपने चार्ट बनाया है, अब हमको भी वैसा चार्ट बनाना है। तुम एक काम करो, लमसम पेमेंट का ही चार्ट बनाओ, फिर जो इंस्टॉलमेंट वाला है वो वैसे भी मेरा दूसरे पेज पे ही चार्ट बनने वाला है, तो तुम भी दूसरे पेज पे उसका क्या कर लेना, चार्ट बना लेना। पर चार्ट बनाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फटाफट से बनाओ, इसके बाद में अपने को दो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं लमसम पेमेंट के ही, इशू ऑफ शेयर्स एट पार एंड इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। फटाफट से चलिए लेक्चर को पॉज कर लेंगे और इसको लिख लेंगे। आई होप आप लोग लैपटॉप या ऐसी बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हो ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर दिखे। मोबाइल पे देखोगे तो शायद आपको क्लियर ना दिखे चीजें। चलो लेक्चर को पॉज कर लो फटाफट से और लिख लो। चलो फटाफट से लेक्चर को पॉज कर लो और लिख लो। चलिए फिर इशू ऑफ अकाउंटिंग ऑफ इशू ऑफ शेयर्स का चार्ट बनाना है अपने को, लमसम पेमेंट। इंस्टॉलमेंट पेमेंट अपन नेक्स्ट वाले सेशन में देखेंगे, अभी लमसम पेमेंट देख लीजिए। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं।